आज से अमेरिका में एक बार फिर ट्रंप सरकार का राज होगा। अब से थोड़ी देर में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेने जा रहे हैं। भारतीय समय के मुताबिक 10:30 बजे यानी थोड़ी देर बाद ही ट्रंप का शपथ ग्रहण समारोह होगा। इसकी सीधी तस्वीरें मेहमानों से लगातार बातचीत भारत एक्सप्रेस पर जारी रहेगी। तो ये पूरा शपथ ग्रहण समारोह और अमेरिका में एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप के आने के मायने, भारत पर इसका क्या असर है, जैसे कई अहम बिंदुओं को समझने के लिए बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ। शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए दुनिया भर से तमाम मेहमान अमेरिका पहुंच चुके हैं। ट्रंप के शपथ ग्रहण पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। अमेरिका में ट्रंप 2.0 के आगाज की घड़ी करीब आ गई है। निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब से थोड़ी देर बाद अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ लेने जा रहे हैं। दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति का अब तक का सबसे बड़ा शपथ ग्रहण होने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह वॉशिंगटन डीसी के कैपिटल हिल में भारतीय समयानुसार रात 10:30 बजे होगा। ट्रंप की इस ताजपोशी में दुनिया के तमाम दिग्गज शामिल होने जा रहे हैं। वहीं वॉशिंगटन डीसी में -12 डिग्री सेल्सियस तापमान के बावजूद शपथ ग्रहण समारोह को लेकर ट्रंप के समर्थकों का जोश हाई है। वन एरिना के पास बड़ी संख्या में पहुंचे ट्रंप के समर्थकों में गजब का उत्साह है। बर्फबारी भी ट्रंप समर्थकों का उत्साह कम नहीं कर पाई और बड़ी संख्या में लोग अपने चहेते नेता के आवास के आसपास जुटे हुए हैं, जिनमें बच्चों से लेकर युवा और बुजुर्ग तक शामिल हैं। Hi, I am here, ready to get into the arena, right? We're doing it. We're getting in. Fight, fight, fight. Trump. Woo! At noon today. So excited. Free media. I love Trump. We got to win this country back, and we're taking it back today. Today, we're going to sign so many executive orders, and we're going to rock this place. I'm so happy to be here. My family is here, and we're so happy that Trump won. वहीं FBI से लेकर पुलिस तक सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए मुस्तैद है। लोगों की भीड़ में उत्साह है, साथ ही उम्मीद भी नजर आ रही है कि ट्रंप क्या चेंज लाने वाले हैं। ट्रंप शपथ ग्रहण समारोह में दुनिया भर से नामचीन शख्सियतें शामिल होने जा रही हैं। इनमें भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एस जयशंकर करेंगे। अमेरिका में ट्रंप युग की शुरुआत के बाद भारत और अमेरिका के संबंध और मजबूत होंगे। और किससे छिपा है प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप की दोस्ती का अफसाना? ये एक याराना के तौर पर देखा जाता है और दोनों जब भी मिलते हैं बहुत गर्मजोशी के साथ मिलते हैं। इसीलिए भारत और अमेरिका के संबंध और बेहतर होंगे, इसकी उम्मीद हर किसी को है। भारत में इस साल क्वाड सम्मेलन भी होना है। ऑस्ट्रेलिया, जापान के राष्ट्र प्रमुख यहाँ पर आएंगे। अप्रैल या साल के अंत तक ये भारत आ सकते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप भी आएंगे। आपने दीपक वोहरा जी, जो कि पूर्व राजनयिक हैं, वो भी मेरे साथ थोड़ी देर पहले जुड़े थे। उन्होंने तो ये बात कही है कि डोनाल्ड ट्रंप भारत आकर एक बड़ा संदेश यहाँ पर दे सकते हैं। दरअसल भारत को चीन के एक बड़े कॉम्पिटिटर के तौर पर अमेरिका भी देखता है और चीन की जो आर्थिक नीतियाँ रही हैं, विस्तारवादी नीतियाँ रही हैं, ताइवान के साथ जो खींचतान रही है, ऐसे कई मुद्दे हैं जिनके बाद में भारत को एनकरेज करना या भारत के साथ अच्छे संबंधों की तरफ बढ़ने के लिए अमेरिका धीरे धीरे प्रोत्साहित हुआ। भारत के दृष्टिकोण से देखें तो अब हम बहुत तेज़ी से विकसित देशों की श्रेणी में जाने की तरफ बढ़ रहे हैं। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसे में भारत को अपना प्रोडक्शन, अपने निर्यात को और मजबूत करना होगा। भारत में ऐसे कई क्षेत्र हैं जिन पर काम किया जा रहा है। ODOP, MSMEs को बढ़ावा देना, स्टार्टअप इंडिया जैसी योजना, यानी व्यवसाय को अधिक से अधिक प्रोत्साहित करना, ये भारत की नीति में भी सामने देखने को मिला है। इसमें 2-3 बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हैं। भारत में बेरोजगारी की समस्या को एड्रेस करने के लिए ये कदम उठाए जाना ज़रूरी हैं और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी के इस तीसरे कार्यकाल में भी आप देख रहे हैं कि युवाओं पर खासा फोकस है, अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर खासा फोकस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जितनी भी विदेश यात्राएं हुई, सिर्फ अमेरिका की नहीं, इससे अलग जितनी भी, इससे इतर जितनी भी उनकी यात्राएं हुई हैं, उसमें उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों में, विदेश नीति में अर्थव्यवस्था को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया है। और हम जानते हैं कि भारत के जैसे जैसे संबंध मजबूत होते हैं अन्य देशों के साथ में, तो हम इन द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ हमारे अर्थव्यवस्था के संबंध भी मजबूत होते हैं।
निर्विवाद रूप से अमेरिका दुनिया की सबसे ताकतवर इकोनॉमी के तौर पर जाना जाता है और अमेरिका के साथ अच्छे संबंध हमारे लिए एक अच्छे भविष्य को भी दिखाते हैं। अब ये संबंध कैसे रहेंगे, इस पर आइए बातचीत करते हैं। महमूद आलम साहब पूर्व राजनयिक मेरे साथ मौजूद हैं, साथ ही साथ डॉक्टर निशाकांत ओझा भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, जाने माने एक्सपर्ट हैं फॉरेन अफेयर्स के। राजेश सिंह सूर्यवंशी जी विदेशी मामलों के जानकार भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अपने सभी मेहमानों का मैं स्वागत करता हूं। शुरुआत महमूद आलम साहब आपसे करना चाहूँगा। मुझे सबसे पहले ये बताएं कि हम लोग बहुत उम्मीदें लगाए बैठे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में गर्मजोशी का संबंध हमेशा देखने को मिला है। ये देश के संबंधों पर कितना असर डालता है, दो लोगों का और राष्ट्र प्रमुखों के व्यक्तिगत संबंधों का असर? देखिए, अभी बहुत ज़्यादा उम्मीदें बांधना मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं होगा। देखिए, जब दो देशों के संबंध होते हैं तो हर देश जो है अपने नेशनल इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने की कोशिश करता है। नो डाउट कुछ दशकों में इंडिया इस रीजन में एक बहुत बड़ी पावर बन के उभरा है। और देखिए, हमारे और यूएसए के दरमियान जो सीमेंटिंग फैक्टर होगा वो है चाइना, क्योंकि जिस तरीके से चाइना जो है एक पावर बन के उभर रहा है और यूएसए जो है उसको अपना कंपटीटर देखता है, अगर उसको कोई रोक सकता है वो सिर्फ इंडिया है। तो मैं यहाँ पे ये बात बोलना चाहूँगा, अगर हमको आज यूएसए की ज़रूरत है तो यूएसए को भी आज हमारी इतनी ही ज़रूरत है। तो लेकिन ये देखिए, ये ट्रम्प जो है बड़े एग्रेसिव है, बड़े अनप्रेडिक्टेबल है। और अगर आप देखें इस बार जो है उनको पिछले मुकाबले जो है एक क्लियर कट पॉलिटिकल मैंडेट भी मिला है। और उनका अगर आप जो उनका कैंपेनिंग देखें तो उनका फोकस मेन यूएसए के ऊपर था और उन्होंने उसी में जो है देखिए इलीगल इमिग्रेंट का भी वहाँ पे एक बहुत बड़ा मुद्दा बन के उभरा था। तो नो डाउट हमारे बहुत अच्छे संबंध रहे हैं और आज जो हमारी एक स्ट्रेटेजिक जो सिचुएशन है उसको देखते हुए यूएसए भी आज हमको इग्नोर नहीं कर सकता है। और ये सीधी तस्वीरें हम लगातार वॉशिंगटन डीसी से दर्शकों को भारत एक्सप्रेस पर दिखा रहे हैं। शपथ ग्रहण समारोह की बहुत भव्य तैयारियां की गई हैं। दुनिया भर के कई राजनीतिज्ञ और राष्ट्र प्रमुख यहां पर पहुंचे हैं। एक बड़ा समारोह है। डॉक्टर ओझा, यही बात मैं आपके सामने भी रखना चाहूँगा। आमतौर पर जब भी हम सुनते हैं तो चीन और अमेरिका के रिश्ते जो हैं वो तनावपूर्ण रहे, लेकिन हम देखते हैं कि अर्थव्यवस्था, अब अर्थ क्रांति सबसे बड़ी क्रांति है। यहाँ पर कोई भी आमने सामने नहीं आता, सब अपने आप को मजबूत करने में लगे हुए हैं और एक बार फिर से अमेरिका को आर्थिक तौर पर मजबूत करने का वादा भी पहले ही ट्रंप कर चुके हैं, अपने चुनाव के दौरान भी कर चुके हैं। ऐसे में बहुत स्पष्ट है कि किसी से खींचतान नहीं चाहेंगे ट्रंप। लेकिन चीन और भारत क्या दोनों को साधेंगे या अगली यात्रा उनकी पहली जो होगी उससे कोई संकेत जाएगा कि वो भारत पहले आते हैं या चीन पहले आते हैं? जी जी, अब आवाज आ रही है आपकी। जी आ रही है ना जी। तो बेसिकली क्या, जो हमारे पहले स्पीकर थे महमूद जी ने जो बताया कि इस समय जो एक प्रेडिक्ट करना कि किस तरह की रिलेशनशिप रहेगी, दैट इज $1 मिलियन क्वेश्चन। अभी तक अब जिस तरह से ट्रम्प जी ने पहले जो स्टेटमेंट दिए और उसके बाद ग्रेजुअली उनके जो स्टेटमेंट्स हैं वो चेंज होते चले आ रहे हैं, तो ये एनालाइज करना कि किस वे में इनका प्रेडिक्शन जाएगा, किस वे में ये मूव करेंगे, दैट्स अ डिफरेंट कोर्स ऑफ एक्शन। जहां तक चाइना की मतलब अगर शुरू में देखा जाए जिस तरह से वो चाइना के अगेंस्ट में थे और एक हार्ड लाइनर अप्रोच वो लेके चल रहे थे, और जिस तरह से उन्होंने वहां पर अभी एम्बेसडर को भी नियुक्त किया जो कि माना जाता है कि बहुत ही इज अ वेरी हार्ड लाइनर, वेरी टफ एम्बेसडर हु इज टोटली हु विल बी अ काइंड ऑफ एक तरह से बात किया जाए जो अगेंस्ट है चाइना के काम करने वाले एम्बेसडर हैं, उनको नियुक्त किया गया है वहां पर, जिनको प्रपोज किया है। तो लेकिन जिस तरह से उन्होंने और जो आईटी इंडस्ट्रीज है जिसको एकदम उसके ऊपर से सैंक्शंस हटा दिए इमीडिएटली, उसके बाद से उनको एंटरटेन किया, तो एक तरीके से अगर मैं देखता हूं तो ये जो ट्रम्प 2.0 है ये बेसिकली एक तरह से बैलेंस्ड अप्रोच लेके चलेंगे। इट्स मोर ऑफ इकोनॉमिक की तरफ ज्यादा ये देखेंगे और सिक्योरिटी कंसर्न्स भी रहेंगे, सारी चीजें एंगल्स को देखते रहेंगे। लेकिन जहां तक इंडिया का इंक्लिनेशन है दैट हैज टू बी सीन एंड वॉच्ड एंड मॉनिटर्ड कि किस तरह से होगा। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि जिस तरह से इन्होंने स्टेटमेंट पहले दिया था कि मेरा बहुत स्ट्रेटेजिक हार्ड लाइनर अप्रोच रहेगा चाइना पे, लेकिन जिस तरह से ये सॉफ्ट होते दिख रहे हैं वहां पर,
और बेसिकली आपने जैसे पहले बोला कि आज के समय में ये वॉरफेयर जो पूरी है ये इकोनॉमिक वॉरफेयर है। जी। तो पहले इकोनॉमिक्स देखी जाती है, उसको कंट्री के ट्रेड्स को देखा जाता है, फिर आगे चीजें सारी अपने आते हैं। तो इस तरह से मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि अभी ये बहुत बात ज्यादा बिल्कुल ठीक है कि अब ये कबीलों की लड़ाई वाला युग नहीं रहा है, अब ये अहम की लड़ाई वाला युग नहीं रहा, अब ये इकोनॉमिक लड़ाई का युग रहा है। सबसे पहले वॉशिंगटन डीसी चलते हैं जहां शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत हो चुकी है। Pressure. Our theme this year is our enduring democracy. The presence of so many presidents and vice presidents here today is truly a testament to that endurance. We welcome President Biden and Dr. Biden. We welcome Vice President Harris and Doug Emhoff, President Obama, President Clinton and Secretary Clinton, President Bush and Laura Bush, Vice President Pence, Vice President Quayle and Marilyn Quayle. The justices of the United States Supreme Court are with us, all 9 of them, I counted, and of course, the Trump and Vance families. This ceremony marks what will soon be 250 years of our democracy. It is the moment when leaders elevated by the will of the people promise to be faithful to our Constitution. तो सभी मेहमान भी मेरे साथ बने हुए हैं। तस्वीरें लगातार वॉशिंगटन डीसी से आपके सामने रहेंगे और जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप शपथ लेंगे वो शपथ भी आपको सुनवाएंगे। लेकिन सूर्यवंशी जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसे अभी कई पुराने प्रेसिडेंट्स के नामों का भी जिक्र यहाँ पर हुआ है। हमने जब से होश संभाला है, अमेरिका में राष्ट्रपति देख रहे हैं, तब से 2-2 टेन्योर देखे, चाहे वो बुश के 2 टेन्योर हों जूनियर के, उसके बाद में क्लिंटन का हमने देखा 2 टेन्योर देखे, बराक ओबामा का हमने देखा, खासी लोकप्रियता उनको मिली। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि बाइडन और पहले ट्रंप को एक मौका मिला, फिर बाइडन आ गए और फिर बाइडन को भी एक ही मौका। अमेरिका में भी बहुत कुछ बदलाव हुआ है, या फिर शायद अमेरिकी जनता जो है वो बराक ओबामा का मैच ढूंढ रही है? जी, थैंक यू। देखिए, यूएस में जो पॉलिटिक्स है वो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के साथ साथ वर्ल्ड पॉलिटिक्स से भी अफेक्टेड होती है। वहाँ का एक ग्रुप जो है वो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में अमेरिका की लीडरशिप को हमेशा टॉप पर रखना चाहता है, लेकिन जो डोमेस्टिक क्राइसिस है उसकी वजह से लगातार नए चेंजेस को वो परखने की कोशिश कर रहे हैं। डोनाल्ड साहब को इसी पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखिएगा, उन्होंने डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में जो इमिग्रेशन इश्यूज हैं उनको उठाया, अनएम्प्लॉयमेंट के इशू को उठाया। इसको लेकर भारत को कुछ चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा और इसीलिए शायद हमारे पूर्व 2 स्पीकर ने इस ओर इशारा किया कि इतना आसान नहीं होगा या इतना प्रेडिक्ट करना आसान नहीं होगा कि इंडो यूएस रिलेशन बड़े पॉजिटिव सिनेरियो में मूव करेंगे। जी महमूद साहब, ये अमेरिका अगेन इतना जो बार बार इनका स्लोगन चला, इसके मायने ये हैं कि अमेरिका को एक तरह से ट्रंप ने पहले ये दिखाया कि बहुत बुरी स्थिति में चला गया, बट इसकी हकीकत क्या है? क्या अमेरिका सचमुच बद से बदतर हालात की तरफ जा रहा था, या ये आप इसको एक पॉलिटिकल गिमिक ही मानेंगे? नहीं, देखिए, इकोनॉमिक सिचुएशन तो वहाँ पर भी बहुत अच्छी नहीं है। इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। आप ये देखें, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। तो अच्छा, दूसरे ये है कि जो वहाँ पे इमिग्रेंट्स हैं, दे आर डूइंग वेरी वेल, बहुत अच्छा कर रहे हैं, टॉप पोस्ट पे वो जा रहे हैं। तो देखिए, पहले में भी इन्होंने जब पहली टर्म आए थे तब भी इन्होंने जो है इनका फर्स्ट अमेरिकन की बात की थी, अमेरिकन सुप्रीमेसी की बात की थी। अच्छा, फिर ये देखिए, ये जो डोमेस्टिक चीज़ें जो होती है, ये वोट बैंक को बहुत जल्दी जो है आपकी तरफ लेके आती है, क्योंकि एक साधारण अमेरिकन के लिए वर्ल्ड में क्या हो रहा है इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जितना कि उसको जो भुगतना पड़ रहा है अपने देश में वो इतना इम्पोर्टेंट होता है। तो आप एक तरीके से ये भी बोल सकते हैं कि ट्रम्प ने जो वहाँ के वोटर्स थे, जो डोमेस्टिक ऑडियंस था, उनकी दुखती रग पे हाथ रखने की कोशिश की और उसमें वो बहुत ज़्यादा कामयाब भी रहे। अच्छा, दूसरे ये अगर मैं फिर अपना फोकस करना चाहूँगा इंडिया और यूएसए के ऊपर। तो देखिए, मैंने पहले भी बोला था कि हर कंट्री जो है अपने नेशनल इंटरेस्ट को जो है सेफ गार्ड करने की कोशिश करती है।
तो अमेरिका भी करेगा, हम भी करेंगे। और देखिए इंडियन डायस्पोरा जो है यूएसए में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, उसको हम इग्नोर, यूएसए भी उसको इग्नोर नहीं कर सकता। तो ये इनके लिए अच्छा। दूसरे ये है कि हमको ये भी बात मान के चलनी चाहिए कि आप इलेक्शन कंपेन में क्या बोल रहे हो और रियलिटी में क्या कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ हमको ये भी समझनी चाहिए कि जब किसी भी कंट्री की जो पॉलिसीज बनती है वो सिर्फ वहाँ का जो है प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर ही नहीं बनाता है, उसमें जो है बहुत सारी पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। अब जैसे यहाँ पर भी जो है यूएसए में भी जो है उनके थिंक टैंक जो है, उनकी फॉरेन जो मिनिस्ट्री है, उसके अलावा उनका सीआईए है और उसके अलावा पेंटागन है। इवन इंडस्ट्रियलिस्ट भी बास टाइम जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि वो इलेक्शन में क्या बोल रहे थे। अब जैसे से फॉर एग्जांपल उन्होंने क्लियर कट बोला था कि भाई जैसे ही वो आएंगे चाइना के खिलाफ सैंक्शन लगाएंगे। लेकिन क्या चाइना, क्योंकि चाइना का भी जो है इकोनॉमिक वहाँ पे अमेरिकन इकोनॉमी पे इतना असर है, क्या वो नी जर्क एक्शन ले सकते हैं चाइना के खिलाफ? ये सोचने वाली बात है। तो लेकिन यह है कि अगर उन्हें चाइना को कंटेन करना है किसी भी सूरत से, तो उसके लिए उनके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही है, वो है इंडिया। इंडिया पुराना इंडिया नहीं है, आज का इंडिया है। इसका एक अपना रोल है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, और कोई भी जो है इस पूरे रीजन में इंडिया को जो है इग्नोर नहीं कर सकता है, भले ही वो यूएसए। जी डॉक्टर ओझा, 78 साल की उम्र है डोनाल्ड ट्रंप की, हालांकि माशाल्लाह अभी फिट दिख रहे हैं। लेकिन हमने जो बाइडन को देखा, हाल आपने देखा होगा अपने कार्यकाल के अंतिम दिनों में चलने में दिक्कत से लेकर एज का बहुत असर राजनेताओं पर पड़ता है। और अमेरिका में हमने देखा उम्र दराज नेताओं की, और 78 साल ठीक ठाक उम्र होती है, 80 में 2 कम है, और अपने कार्यकाल के दौरान 80 का आंकड़ा पार कर जाएंगे। कितना असर मानते हैं आपकी एक ऑलरेडी एक व्यवस्था चल रही है, उसमें एक इंडिविजुअल का, बेशक वो प्रेसिडेंट बनकर आए लेकिन ब्यूरोक्रेसी है जैसे हमारे यहाँ पर है, और एक पूरी व्यवस्था है, उसको एक व्यक्ति कितना प्रभावित करता है, उसकी सोच कितनी प्रभावित करती है? देखिए प्रवीण, जो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन और यूएस का जो इकोसिस्टम है बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। जहां तक मैं बात करता हूं, जैसे अभी ट्रम्प जी आए भी हैं, जी तो अगेन ट्रम्प इज नॉट द डिसाइडिंग फैक्टर। वहां पर 100 सेनेटर्स बैठते हैं जी और हर सेनेटर्स को वहां पर अलाइन करना पड़ता है। अब अगर ये जैसे बात करते हैं कि इन्होंने किसी को प्रपोज किया कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बन जाता है, लेकिन उसको सेनेट के अप्रूवल की जरूरत पड़ती है, और वो देखना पड़ता है कि किस अलाइनमेंट से काम कर रहा है। जहां तक बात कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं, मेरे पास फिगर्स आए थे अभी कुछ दिन पहले कि जो यूएस नेशनल डेप्ट है इस समय $35.46 ट्रिलियन है। तो इट समथिंग, आप बाहर से ऐसा लग रहा होगा लेकिन अंदर बहुत जद्दोजहद चल रही है यूएस के अंदर। और जो डिफेंस का हमारा स्पेंडिंग है, इट इज ऑन द इट्स गोइंग डाउन एंड डाउन। अब वहां पर अगर हम बात करते हैं, मतलब अगर आप देखें तो यूएस इज नो लॉन्गर इन अ पोजीशन टू बेसिकली डिस्क्रिशनरी मनी की स्पेंड कर सके डिफेंस के ऊपर। तो वो सारी चीजों को देखते हुए, जैसे उन्होंने नाटो वाला स्टेटमेंट पास ऑन किया कि अब जो एलाइड कंट्रीज है उनको भी आगे आना चाहिए, वो भी स्पेंड करें आगे चीजें। तो बहुत फैक्टर्स है इसमें, इतना इजी नहीं रहेगा। इसीलिए उनका जो मेन कंसर्न का ओवरऑल इन टोटलिटी में जो देख रहा हूँ, सिक्योरिटी ऑब्लिगेशंस तो है ही है, लेकिन वो मोर कंसर्न अबाउट द इकोनॉमिक। क्योंकि अगर इकोनॉमी की उनकी वीक टूट जाएगी तो सुपर पावर तो कहीं से नहीं रहने वाले। सुपर पावर इज डिटरमाइंड बाय द मनी। और वहां पर जो फेडरल गवर्नमेंट्स है वो भी बहुत, उनका आपस में बड़ा जद्दोजहद है। फेडरल गवर्नमेंट की सोशल सिक्योरिटी मेजर्स हैं कि वहां पर लोगों को पेंशन है, मेडिकल है, सारी चीजें, तो एक्सपेंसेस बहुत ड्रास्टिकली गोइंग इन डेप्थ, क्योंकि वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टेक्निकल सब्जेक्ट हो जाता है। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सिचुएशन इज नॉट सो गुड और समथिंग लाइक दैट कि ये होगा। अब अगर ये चार, जिस तरह से इन्होंने स्टेटमेंट्स को चेंज किया और चाइना का इंटरवेंशन होने लगा, चाइना के साथ ये बहुत, अब उन्होंने टिकटॉक को पहले बैन किया पुरानी गवर्नमेंट ने, इन्होंने उसको एक्सेस दे दिया कि 60% रेवेन्यू जो है मतलब यूएस गवर्नमेंट को आना चाहिए, बाकी यू आर अलाउड टू डू दैट। तो इससे ये लगता है कि ये बेसिकली मोर ऑफ बिजनेस और अपनी इकोनॉमी को सुधारने के लिए ही विल वर्क ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग रेदर देन अदर थिंग्स जो कि इनके लिए सेकेंडरी होगी। अब इमिग्रेशन है,
उस पे हार्ड लाइन ये ले रहे हैं क्योंकि वो जहां पर इकोनॉमिक पे बर्डन पड़ेगा वो उन चीजों को ये न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेंगे, उसको सबसेट करेंगे। तो मेरा ये जैसे अब अगर और इस डिफेंस स्पेंडिंग तो मैंने आपको पहले बता दिया कि इन्होंने ऑलरेडी इनडायरेक्टली जो मेरे पास इनपुट्स आए हुए हैं कि इन्होंने बहुत ही क्लियर मैसेज है कि उसको डाउन द लाइन करना है इस बार। तो अगर उसको डाउन करेंगे तो उसको कहीं ना कहीं कंपनसेट तो होगा ही आगे चीजें। तो जिस तरह से ये चीजें मतलब आई थिंक इट विल बी वेरी हार्ड टाइम फॉर ट्रम्प रिजीम ऑफ 2.0 और इंडिया के लिए भी। हालांकि अगर देखा जाए तो इंडिया के लिए बहुत ही यू कैन से स्ट्रैटेजिकली बड़ा इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। काफी चीजें जो बताने की जरूरत ही नहीं है, उन्होंने पहले स्टेटमेंट में बोल दिया है कि इंडिया इज अ किंग ऑफ टैरिफ्स इंक्रीज्ड। तो वो सारी चीजें वो एक तरह से इनडायरेक्टली मैसेज जा रहा है कि ठीक है उस पर भी आर मोर कंसर्न विथ इंडिया। सिक्योरिटी कंसर्न क्योंकि वो सारी उनका आई मीन दे आर एलाइड ऑन द सेम पेज, तो वो सिक्योरिटी कंसर्न में मेरे ख्याल से इंडिया के ऊपर भी प्रेशर मारेंगे कि किसी तरीके से जो चाइना रेड सी है और जो चाइना इंडो पैसिफिक रीजन है उस पर इंडिया भी आगे बढ़े और स्पेंडिंग शुड बी शेयर्ड। मुझे ऐसा लग रहा है कि सारी चीजें इट्स समथिंग लाइक मोर ऑफ अ इकोनॉमिक, मोर ऑफ अ बिजनेस and much more things to reduce the debt of the US on its soil. That's all. जी, और जैसा महमूद साहब ने कहा भी कि कोई भी देश जो होता है वो पहले खुद को देखता है, खुद की पॉलिसीज़ हैं और मेक यूएस ग्रेट अगेन, ये तो उन्होंने अपनी पंचलाइन ही बना लिया था। तो डेफिनेटली वो पहले अपने ऊपर ध्यान देंगे और उसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उनकी बेहतरी। ये भी बात सही है जो महमूद साहब ने भी कही, राजेश जी भी ये बात कह रहे थे कि अब हमारी ज़रूरत भी उतनी महसूस होती है अमेरिका को और इसीलिए ये एक म्यूचुअल रिलेशन देखने को मिलता है। ये सीधी तस्वीरें भी आप लगातार देख रहे हैं वाशिंगटन डीसी से। डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर राष्ट्रपति पद की शपथ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, उससे पहले की औपचारिकताएं हैं और यहाँ पर बड़ी तादाद में दुनिया भर से कई राष्ट्राध्यक्ष आए हुए हैं। अमेरिका के कई तमाम बड़े चेहरे, पुराने चेहरे यहाँ पर मौजूद हैं। एक भव्य समारोह है और सभी अपनी अपनी बात को यहाँ पर कह रहे हैं। जो बाइडेन को भी आप देख पा रहे हैं। राजेश जी, एक आज मतलब हालांकि शुभ घड़ी पर ये बात क्या ही कही जाए, लेकिन हमने देखा आज एक दुखद घटना भी हुई है। 26 वर्षीय एक छात्र रवि तेजा की आज हत्या कर दी गई अमेरिका में और उसके बाद में हमने देखा एक बड़ी खबर रही है। बहरहाल इस खबर को इसकी जांच पड़ताल होगी तो और स्पष्ट हो पाएगा, लेकिन भारतीय छात्रों के लिहाज से, एस्पिरेंट्स के लिहाज से, जिनके लिए सपनों की नगरी मानी जाती है अमेरिका, दुनिया भर से ट्रंप का आना इस दिशा में आपको, क्योंकि कई बार माइग्रेशन को लेकर या अपने पैसे को अपने लोगों पर खर्च करने की बात को पुरजोर तरीके से वो कहते रहे। जी देखिए, चाहे ट्रंप जी हो या कोई भी पॉलिटिशियन हो अमेरिका का, किसी भी कंट्री का, वो अपने वोटर्स को लुभाने की हर संभव कोशिश करता है। उन्होंने भी किया है। जैसा महमूद साहब ने अपने अनुभव से बताया कि इलेक्शन कैंपेन में बोलना एक अलग चीज है और देश को चलाना एक दूसरी चीज है। देश को चलाने के अगर अमेरिका फर्स्ट और अमेरिका को लेकर आगे बढ़ना है तो उन्हें कुछ समझौते उन्हें भी करने होते हैं और ऐसी परिस्थिति में ये चैलेंजेस आएंगे। ये जो इंसिडेंट हुआ है ये बहुत सालों के बाद ऐसा हुआ। एक दौर था जब अमेरिका में इंडियन ओरिजिन के लोगों के साथ होते थे क्राइम, बट चाहे डोनाल्ड ट्रंप का पिछला फेज सबने देखा हो या जो बाइडेन साहब का देखा हो, ये चीजें लगभग खत्म हो गई हैं। थोड़ा सा कैनेडियन फैक्टर जो पुन्नू साहब वाला था वो थोड़ा सा जरूर बढ़ा, हेट और क्राइम की चीजें बनी, पर इसको लेकर मैं अभी बहुत ज्यादा ऐसा कोई चिंताजनक स्थिति नहीं देखता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि इंडियन सपोर्ट की जरूरत अमेरिका को ज्यादा है इकोनॉमी को ग्रोथ करने में। जो इंडियन डायस्पोरा है वो एक अच्छा रोल अदा कर रहा है। जो हमारे पॉलिटिकल सिनारियोज हैं उनके लिए बहुत यूजफुल हैं। हमारे फॉरेन मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के साथ ट्यूनिंग डोनाल्ड ट्रंप की बहुत अच्छी है। कुछ चैलेंजिंग आए हैं बीच में, ऐसे मुझे लगता है कि उसको बहुत जल्दी ही दोनों देश मिलकर ठीक कर लेंगे। तो ये छोटी सी दुर्घटना जो हुई है एस्पिरेंट को लेकर के, अभी भी मुझे लगता है कि इंडियंस के फर्स्ट चॉइस को अगर आप लेंगे तो एक मेजर कंसर्न बच्चों का, क्योंकि मैं उनके साथ जुड़ा रहता हूँ, वो अमेरिका को अब भी प्रेफर करते हैं अदर कंट्रीज के कंपैरिजन में।
जी। महमूद साहब, मैं चाहूँगा थोड़ा सा जो एस्पिरेंट्स हैं या अमेरिका जाने का सपना देखते रहते हैं, वीज़ा पॉलिसीज़ को लेकर, विदेशियों के अमेरिका में आने को लेकर थोड़ा सख्त लहजा कम से कम बोलने और बयानों में तो ट्रंप का रहा है। लेकिन क्या ये अमेरिकी अर्थव्यवस्था की भी मजबूरी रहेगी कि ये जो माइग्रेशन होता है या वहाँ जो लोग आ रहे हैं उनको अकोमोडेट किया जाए, या आपको लगता है इस पॉलिसी में कुछ बदलाव आएगा? देखिए, नो डाउट वहाँ की इंडस्ट्रीज तो चाहती है, क्योंकि इंडियंस जो है बहुत स्किल्ड हैं और बहुत मेहनती लोग हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, तो वहाँ की इंडस्ट्रीज को तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बट एट द सेम टाइम जो डोमेस्टिक जो वहाँ के इश्यूज हैं, एक अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा इशू है, एक वहाँ पे आपका जो है इन्फ्लेशन का बहुत बड़ा इशू है, तो उनको कहीं पे अच्छा, अब उन्होंने इस बात को बोला भी है कि भाई ये फॉरेनर्स जो हैं, जो इमिग्रेंट्स हैं, वो आपकी जॉब्स ले रहे हैं, तो ये इन्होंने खुद अपने कैंपेन्स में इस चीज़ को बोला है। तो लेकिन देखिए, आज भी यूएसए की जो है वो हमारे स्टूडेंट्स के लिए, जैसे हमारे अभी को पैनलिस्ट बता रहे थे, वो पहली उनकी पसंद वही है। बट स्लोली स्लोली जो इकोनॉमी जो सिचुएशन वहाँ की है, तो थोड़ा सा तो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं या जो लोग वहाँ पे जाके बसना चाहते हैं, अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, थोड़ी सी तो पहले के मुकाबले उनके लिए दुश्वारी है, नो डाउट, इसमें तो कोई शक नहीं है। डॉक्टर ओझा, अब थोड़ा सा एक रंग भी हम देख रहे हैं। भारतीय राजनीति का अपना एक मिजाज है, और डॉक्टर ओझा, हम ये भी जानते हैं कि भारतीय राजनीति, भारतीय लोकतंत्र जैसा दुनिया में कहीं कुछ देखने को नहीं मिलता। हालांकि हर देश की अपनी राजनीति होती है, उनकी अपनी खूबसूरती होती है, लेकिन आपको कितना रंग दिखाई देता है भारतीय राजनीति? और ये डोनाल्ड ट्रंप का शपथ ग्रहण समारोह, आइए सीधे पहले ये देखते हैं। Faithfully execute that I will faithfully execute the office of President of the United States the office of President of the United States and will, to the best of my ability, and will, to the best of my ability, preserve, protect, and defend preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. the Constitution of the United States. So help me God. So help me God. Congratulations, Mr. President. दूसरी बार राष्ट्रपति बने, 45वीं बार शपथ ली थी, उसके बाद फिर जो बाइडेन का दौर आया और एक बार फिर अमेरिका की जनता ने उन्हें अपने राष्ट्रपति के तौर पर चुना है। इससे पहले जेडी वेंस ने उपराष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली है, और बड़ा खूबसूरत नज़ारा इस वक्त वॉशिंगटन डीसी में देखने को मिल रहा है, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप, उनकी पूरी टीम और दुनिया भर के तमाम राजनेता मौजूद हैं। अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपतियों की बात करें तो जो बाइडेन लगातार साथ में बने हुए हैं, आप देख पा रहे हैं उन्हें तस्वीरों में, सबको बधाई दे रहे हैं। बराक ओबामा यहाँ पर मौजूद हैं, क्लिंटन परिवार यहाँ पर मौजूद है, सभी बड़े दिग्गज मौजूद हैं। भारत का प्रतिनिधित्व यहाँ पर एस जयशंकर कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी का बधाई संदेश और पत्र लेकर वो यहाँ पर पहुँचे हैं, और कौन कौन से बड़े चेहरे यहाँ पर शामिल हैं वो आप ग्राफिक्स के जरिए यहाँ पर देख रहे हैं। डॉक्टर ओझा, मैं आपसे सवाल पूछ रहा था, अमेरिकी राजनीति पर कितना रंग आप देखते हैं कि अभी थोड़ा भारतीय अंदाज में, क्योंकि हमने हिंदुस्तान में तो खूब चुनाव देखे हैं, खूब हमारे यहाँ तो एकदम चुनाव का कल्चर बिल्कुल अलग है अमेरिका से, लेकिन फिर भी हमने देखा हाल के दिनों में अमेरिकी चुनाव में बहुत एक रंग जो है वो धीरे धीरे चढ़ता जा रहा है, वहाँ भी अंदाज बदलता जा रहा है। सी जैसे हर चीज़ चेंज होती है, नथिंग इज स्टेशनरी, तो ऑब्वियसली वहाँ का भी अगर हम देखते हैं तो यूएस का भी जो ट्रेंडिंग चेंज आया हुआ है इलेक्शन में, वो तो है, उसको देखा जाए मोर ऑफ। लेकिन अगर हम उसको कंपेयर करते हैं विद अदर कंट्रीज, दे आर मोर ऑन द सब्जेक्टिव कैंपेनिंग एंड उनकी जो पूरी यू कैन से जो इलेक्शन मैकेनिज्म है, दैट वर्क्स ऑन अ डिफरेंट थिंग।
तो इसको मैं नहीं बोलूँगा कि कोई बहुत ज़्यादा आया, क्योंकि वहाँ पर जो गवर्नमेंट और एकदम सिस्टम अलग ही है एक तरीके से। मतलब ये नहीं है कि इट कैन ड्राइव इन अ डिफरेंट वे। जहाँ तक मैंने बताया 2.0 का जो टेन्योर रहेगा ये वाला, तो ये इट्स समथिंग व्हिच इज़ नीड्स टू बी सीन एंड वॉच। और मैं तो अभी मतलब इस तरह का कुछ भी प्रेडिक्ट करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो पा रहा है कि किस तरह से क्या बोल रहे हैं और इंडिया के ऊपर कैसे इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन जहाँ तक इंडिया की अगर हम बात करते हैं, तो इंडियन की जो फॉरेन डिप्लोमेसी और फॉरेन पॉलिसी रही है वो बड़ी बैलेंस्ड रही है। और जैसे पहले प्रीवियस 2 स्पीकर्स ने बताया है कि वी विल बी एबल टू मैनेज एंड सी एंड मेंटेन अ हार्मोनियस एंड स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप विद द यूएस इन दिस एरा आल्सो। वो किसकी तरफ इंक्लिनेशन होता है, दैट्स अ डिफरेंट कोर्स ऑफ एक्शन। लेकिन जहाँ तक मैंने बताया, जो चीज़ें वॉच करने वाली, वो आपने जैसे इशू रेस किया था इमिग्रेशन पॉलिसी पे बहुत बड़ा एक हिट आएगा। और जहाँ तक मुझे ऐसा एनालिसिस पता चल रहा है कि एक तरह से ये इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटी भी आएगी, क्योंकि जो उनकी सर्विस इंडस्ट्री है, ट्रम्प इज मोर इंक्लाइंड कि वो का पूरा वो जो आउटसोर्स इंडिया में करेगा। तो एक तरह से ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इंडिया के लिए और हमारे लिए एक तरह से फ़ायदा भी हो जाएगा इसमें। लेकिन उस तरह से वहाँ से भी काफ़ी जो इमिग्रेशन से, जिन्होंने पहले भी बोल दिया, ट्रम्प का बड़ा रिमार्केबल और इन्वर्टेड कॉमर्स में जो स्टेटमेंट आया है कि इमिग्रेशन पॉलिसी और इमिग्रेशन एक्सरसाइज इस बार ऐसी होगी जो हिस्ट्री में कभी नहीं हुई होगी, जो कभी आज तक नहीं किया, इस तरह का हम करने वाले हैं यहाँ पर। तो दिस इज समथिंग विच आर सम अलार्मिंग ऑल्सो। एंड नथिंग इज लाइक कि सब कुछ ठीक ठीक रहेगा। जहाँ पर नई गवर्नमेंट आती है, चेक एंड बैलेंसेस और रिलेशनशिप, सारी चीज़ें, उसको इकोसिस्टम बनने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। जी महमूद सर, आपका तो एक अनुभव राजनयिक के तौर पर लंबा अनुभव रहा है। ये बात सही है कि सबका अपना एक कलर होता है। जो डॉक्टर ओझा कह रहे हैं वो बात इंपॉर्टेंट है। हर देश की अलग सियासत है, अलग तौर तरीके होते हैं। लेकिन एक बात सब जगह कॉमन है, वादा किया है तो पूरा करना पड़ेगा। बहुत सारे वादे हैं डोनाल्ड ट्रंप ने किए, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन बात को बार बार कह रहे हैं, क्योंकि ये उनकी पंच लाइन थी, इसलिए मैं भी इसको बार बार यहाँ पर रख रहा हूँ। कैसे वो अभी आपको लगता है कि इमीडिएट कुछ स्टेप्स ले सकते हैं कि वो अपने वादों पर खरे उतरें और ये बताएं कि ठीक है, आपने जो चुनाव किया मेरा, उस पर मैं खरा उतर रहा हूँ? देखिए, मैं एक रिपोर्ट देख रहा था कि करीब 100 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स उनके रेडी हैं कि उनके शपथ ग्रहण करते ही और विद इन फ्यू डेज वो एक तरीके की, जैसे कि ऑर्डिनेंस होता है उस तरीके से जो है उनके एग्जीक्यूटिव है। अब वो किन किन सब्जेक्ट्स पे हैं, किन किन एरियाज में है, लेट्स वेट एंड वॉच। लेकिन देखिए, जब उन्होंने वादे किए हैं वहाँ के लोगों से, तो कुछ ना कुछ तो उनको शांत करना ही होगा। खाली खुली वादों से तो काम चलता नहीं है। तो होपफुली वो करेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं ज़रा सा अगर आप मुझे इजाज़त दें तो दूसरी तरफ मैं इसका ज़रूर। रुख होना चाहूँगा, जो हमारी डिबेट चल रही है। देखिए, मैं क्लोजली देखना चाहूँगा कि अब ये ट्रम्प का क्या रोल रहता है यूक्रेन वॉर में, क्योंकि उसके अलावा मैं ये भी देखना चाहूँगा कि वो चाइना से कैसे डील करते हैं। उसके अलावा वेस्ट एशिया में उनका क्या रोल रहेगा। उसके अलावा जिस तरीके से रशिया, चाइना और ईरान वो एक तरीके से क्लोज आ रहे हैं अभी। जैसे देखिए, रशिया और ईरान ने जो है अपना जो है डिफेंस का जो एग्रीमेंट किया है, तो वो इन चीज़ों को वो कैसे लेंगे। तो दैट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि ट्रम्प के लिए भी कोई केक वॉक नहीं है। इनके लिए भी चैलेंजेस बहुत ज़्यादा है। डोमेस्टिक फ्रंट पे भी चैलेंजेस बहुत ज़्यादा है और एक्सटर्नल लेवल पे भी बहुत ज़्यादा। हालांकि उन्होंने ये बोला है, जैसे नेटो के लिए हमारे को पैनलिस्ट बोल रहे थे कि भाई लोग आगे आए, और उन्होंने कहा नो डाउट वो फर्स्ट अमेरिकन की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ठीक है, वो जो एक उनकी पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी ग्लोबलिज्म वाली जो थी, वो एट द सेम टाइम वो अपना एक स्ट्रेटेजिक वो तो रखना चाहते हैं एज ओवर देयर एनिमीज, बट एट द सेम टाइम वो ये डोनाल्ड ट्रंप अपनी चाहते हैं बात कि कह रहे हैं, मैं चाहूंगा कि जरा हम सुनते हैं डॉक्टर ओझा उनको।
Thank you very much, everybody. Well, thank you very, very much. Vice President Vance, Speaker Johnson, Senator Thune, Chief Justice Roberts, Justices of the United States Supreme Court, President Clinton, President Bush, President Obama, President Biden, Vice President Harris, and my fellow citizens. The golden age of America begins right now. From this day forward, our country will flourish and be respected again all over the world. We will be the envy of every nation, and we will not allow ourselves to be taken advantage of any longer. During every single day of the Trump administration, I will very simply put America first. Our sovereignty will be reclaimed. Our safety will be restored. The scales of justice will be rebalanced. The vicious, violent, and unfair weaponization of the Justice Department and our government will end. And our top priority will be to create a nation that is proud, prosperous, and free. America will soon be greater, stronger, and far more exceptional than ever before. I return to the presidency confident and optimistic that we are at the start of a thrilling new era of national success. A tide of change is sweeping the country. Sunlight is pouring over the entire world. And America has the chance to seize this opportunity like never before. But first, we must be honest about the challenges we face. While they are plentiful, they will be annihilated by this great momentum that the world is now witnessing in the United States of America. As we gather today, our government confronts a crisis of trust. For many years, a radical and corrupt establishment has extracted power and wealth from our citizens while the pillars of our society lay broken and seemingly in complete disrepair. We now have a government that cannot manage even a simple crisis at home, while at the same time stumbling into a continuing catalog of catastrophic events abroad. It fails to protect our magnificent, law-abiding American citizens, but provides sanctuary and protection for dangerous criminals, many from prisons and mental institutions that have illegally entered our country from all over the world. We have a government that has given unlimited funding to the defense of foreign borders, but refuses to defend American borders or, more importantly, its own people. Our country can no longer deliver basic services in times of emergency, as recently shown by the wonderful people of North Carolina, been treated so badly. And other states who are still suffering from a hurricane that took place many months ago. Or more recently, Los Angeles, where we are watching fires still tragically burn from weeks ago without even a token of defense. They're raging through the houses and communities, even affecting some of the wealthiest and most powerful individuals in our country, some of whom are sitting here right now. They don't have a home any longer. That's interesting. But we can't let this happen. Everyone is unable to do anything about it. That's going to change. We have a public health system that does not deliver in times of disaster, yet more money is spent on it than any country anywhere in the world. And we have an education system that teaches our children to be ashamed of themselves in many cases, to hate our country despite the love that we try so desperately to provide to them.
All of this will change starting today, and it will change very quickly. My recent election is a mandate to completely and totally reverse a horrible betrayal and all of these many betrayals that have taken place, and to give the people back their faith, their wealth, their democracy, and indeed their freedom. From this moment on, America's decline is over. Our liberties and our nation's glorious destiny will no longer be denied, and we will immediately restore the integrity, competency, and loyalty of America's government. Over the past 8 years, I have been tested and challenged more than any president in our 250-year history, and I've learned a lot along the way. The journey to reclaim our republic has not been an easy one, that I can tell you. Those who wish to stop our cause have tried to take my freedom and indeed to take my life. Just a few months ago in a beautiful Pennsylvania field, an assassin's bullet ripped through my ear. But I felt then, and believe even more so now, that my life was saved for a reason. I was saved by God to make America great again. Thank you. Thank you. Thank you very much. That is why each day under our administration of American patriots, we will be working to meet every crisis with dignity and power and strength. We will move with purpose and speed to bring back hope, prosperity, safety, and peace for citizens of every race, religion, color, and creed. For American citizens, January 20th, 2025 is Liberation Day. It is my hope that our recent presidential election will be remembered as the greatest and most consequential election in the history of our country. As our victory showed, the entire nation is rapidly unifying behind our agenda with dramatic increases in support from virtually every element of our society, young and old, men and women, African Americans, Hispanic Americans, Asian Americans, urban, suburban, rural. And very importantly, we had a powerful win in all 7 swing states. And the popular vote, we won by millions of people. To the Black and Hispanic communities, I want to thank you for the tremendous outpouring of love and trust that you have shown me with your vote. We set records, and I will not forget it. I've heard your voices in the campaign, and I look forward to working with you in the years to come. Today is Martin Luther King Day, and his honor, this will be a great honor, but in his honor, we will strive together to make his dream a reality. We will make his dream come true. Thank you. Thank you. National unity is now returning to America, and confidence and pride is soaring like never before. In everything we do, my administration will be inspired by a strong pursuit of excellence and unrelenting success. We will not forget our country,
We will not forget our Constitution, and we will not forget our God. Can't do that. Today, I will sign a series of historic executive orders. With these actions, we will begin the complete restoration of America and the revolution of common sense. It's all about common sense. First, I will declare a national emergency at our southern border. All illegal entry will immediately be halted, and we will begin the process of returning millions and millions of criminal aliens back to the places from which they came. We will reinstate my Remain in Mexico policy. I will end the practice of catch and release. And I will send troops to the southern border to repel the disastrous invasion of our country. Under the orders I signed today, we will also be designating the cartels as foreign terrorist organizations. And by invoking the Alien Enemies Act of 1798, I will direct our government to use the full and immense power of federal and state law enforcement to eliminate the presence of all foreign gangs and criminal networks, bringing devastating crime to U.S. soil, including our cities and inner cities. As Commander-in-Chief, I have no higher responsibility than to defend our country from threats and invasions, and that is exactly what I am going to do. We will do it at a level that nobody's ever seen before. Next, I will direct all members of my cabinet to marshal the vast powers at their disposal to defeat what was record inflation and rapidly bring down costs and prices. The inflation crisis was caused by massive overspending and escalating energy prices, and that is why today I will also declare a national energy emergency. We will drill, baby, drill. America will be a manufacturing nation once again, and we have something that no other manufacturing nation will ever have: the largest amount of oil and gas of any country on earth. We will forge a society that is colorblind and merit-based. As of today, it will henceforth be the official policy of the United States government that there are only two genders, male and female.
This week, I will reinstate any service members who were unjustly expelled from our military for objecting to the COVID vaccine mandate with full back pay. And I will sign an order to stop our warriors from being subjected to radical political theories and social experiments while on duty. It's going to end immediately. Our armed forces will be freed to focus on their sole mission, defeating America's enemies. Like in 2017, we will again build the strongest military the world has ever seen. We will measure our success not only by the battles we win, but also by the wars that we end, and perhaps most importantly, the wars we never get into. My proudest legacy will be that of a peacemaker and unifier. That's what I want to be, a peacemaker and a unifier. I'm pleased to say that as of yesterday, one day before I assumed office, the hostages in the Middle East are coming back home to their families. Thank you. America will reclaim its rightful place as the greatest, most powerful, most respected nation on earth, inspiring the awe and admiration of the entire world. A short time from now, we are going to be changing the name of the Gulf of Mexico to the Gulf of America, and we will restore the name of a great president, William McKinley, to Mount McKinley, where it should be and where it belongs. President McKinley made our country very rich through tariffs and through talent. He was a natural businessman and gave Teddy Roosevelt the money for many of the great things he did, including the Panama Canal, which has foolishly been given to the country of Panama after the United States. The United States, I mean, think of this, spent more money than ever spent on a project before and lost 38,000 lives in the building of the Panama Canal. We have been treated very badly from this foolish gift that should have never been made, and Panama's promise to us has been broken. The purpose of our deal and the spirit of our treaty has been totally violated. American ships are being severely overcharged and not treated fairly in any way, shape, or form, and that includes the United States Navy. And above all, China is operating the Panama Canal, and we didn't give it to China, we gave it to Panama, and we're taking it back. Above all, my message to Americans today is that it is time for us to once again act with courage, vigor, and the vitality of history's greatest civilization. So as we liberate our nation, we will lead it to new heights of victory and success. We will not be deterred.
Together we will end the chronic disease epidemic and keep our children safe, healthy, and disease-free. The United States will once again consider itself a growing nation, one that increases our wealth, expands our territory, builds our cities, raises our expectations, and carries our flag into new and beautiful horizons. And we will pursue our manifest destiny into the stars, launching American astronauts to plant the stars and stripes on the planet Mars. Ambition is the lifeblood of a great nation. And right now, our nation is more ambitious than any other. There's no nation like our nation. Americans are explorers, builders, innovators, entrepreneurs, and pioneers. The spirit of the frontier is written into our hearts. The call of the next great adventure resounds from within our souls. Our American ancestors turned a small group of colonies on the edge of a vast continent into a mighty republic of the most extraordinary citizens on earth. No one comes close. Americans pushed thousands of miles through a rugged land of untamed wilderness. They crossed deserts, scaled mountains, braved untold dangers, won the Wild West, ended slavery, rescued millions from tyranny, lifted billions from poverty, harnessed electricity, split the atom, launched mankind into the heavens, and put the universe of human knowledge into the palm of the human hand. If we work together, there is nothing we cannot do and no dream we cannot achieve. Many people thought it was impossible for me to stage such a historic political comeback. But as you see today, here I am. The American people have spoken. I stand before you now as proof that you should never believe that something is impossible to do. In America, the impossible is what we do best. From New York to Los Angeles, from Philadelphia to Phoenix, from Chicago to Miami, from Houston to right here in Washington, D.C., our country was forged and built by the generations of patriots who gave everything they had for our rights and for our freedom. They were farmers and soldiers, cowboys and factory workers, steel workers and coal miners, police officers and pioneers who pushed onward, marched forward, and let no obstacle defeat their spirit or their pride. Together they laid down the railroads, raised up the skyscrapers, built great highways, won 2 world wars, defeated fascism and communism, and triumphed over every single challenge that they faced. After all we have been through together, we stand on the verge of the 4 greatest years in American history. With your help, we will restore America promise, and we will rebuild the nation that we love, and we love it so much. We are one people, one family, and one glorious nation under God. So to every parent who dreams for their child, and every child who dreams for their future, I am with you, I will fight for you, and I will win for you. We are going to win like never before. Thank you. Thank you. Thank you. In recent years, our nation has suffered greatly, but we are going to bring it back and make it great again, greater than ever before.
We will be a nation like no other, full of compassion, courage, and exceptionalism. Our power will stop all wars and bring a new spirit of unity to a world that has been angry, violent, and totally unpredictable. America will be respected again and admired again, including by people of religion, faith, and goodwill. We will be prosperous. We will be proud. We will be strong, and we will win like never before. We will not be conquered. We will not be intimidated. We will not be broken, and we will not fail. From this day on, the United States of America will be a free, sovereign, and independent nation. We will stand bravely. We will live proudly. We will dream boldly, and nothing will stand in our way because we are Americans. The future is ours, and our golden age has just begun. Thank you. God bless America. Thank you all. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Ladies and gentlemen, performing America the Beautiful, please welcome the Armed Forces Chorus and Carrie Underwood. ने भाषण सुना। एक बहुत ही शानदार और लंबा भाषण था। ट्रंप युग की शुरुआत का उन्होंने आगाज़ किया। एक बात बहुत साफ है, डोनाल्ड ट्रंप इस बात को जानते हैं कि उन्हें जो मौका मिला है वो एक बड़ा मौका है। उनके भाषण से बात बहुत स्पष्ट होती है कि वो कुछ कर गुजरना चाहते हैं, और यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने पुरजोर तरीके से कई बातें अपने पहले ही भाषण में कह डाली। भावुक भी था ये भाषण उनका। उन्होंने कहा, पेंसिल्वेनिया में जिस तरह मैं मौत के मुंह से बचकर आया, मुझ पर जानलेवा हमला किया गया था, उसके बाद मुझे लगता है कि भगवान ने मुझे किसी बड़े काम के लिए बचाया है। यहाँ से उनके इस भाषण की शुरुआत होती है, या फिर वो जो भावनाओं के साथ में बहुत सारी बातें आई। लेकिन ये बात सिर्फ भावनात्मक भाषण तक सीमित नहीं है, क्योंकि कई कड़ी बातें भी उन्होंने यहाँ पर कही हैं। मेक्सिको वाली सदर्न सीमा पर उन्होंने इमीडिएट नेशनल इमरजेंसी घोषित कर दी। यहाँ जो कार्टेल चलते हैं, माफिया, मेक्सिको का जो माफिया है उस पर कड़ाई से, और इल्लीगल इमिग्रेंट्स जो हैं उन पर कड़ाई से वो कार्रवाई करेंगे, उन्हें पकड़ो और वापस भेजो की नीति पर काम करेंगे। ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। हम किसी को अपना इस्तेमाल नहीं करने देंगे, इस बात को कहा है। अपनी संप्रभुता और सुरक्षा की रक्षा करेंगे, ये हमारी प्राथमिकता होगी। साथ ही साथ में सबसे पहले अमेरिका के विषय में सोचा जाएगा। उन्होंने मार्टिन लूथर किंग को याद किया, स्टैंडिंग ओवेशन यहाँ भी मिला। उन्होंने ब्लैक वोटर्स का धन्यवाद किया और उनको नज़रअंदाज किए जाने की बात को प्रमुखता से यहाँ पर रखा। सबसे अहम बात यह है कि यहाँ पर पिछले 3 दशकों के तमाम राष्ट्रपति मौजूद हैं। बिल क्लिंटन मौजूद हैं, बराक ओबामा मौजूद हैं, बुश भी यहाँ पर मौजूद हैं, और साथ ही साथ में जो बाइडन लगातार बने रहे। और कड़ी बातें उन्होंने पिछले प्रशासन के बारे में कही। उन्होंने कहा, लगातार अमेरिका को नीचे खींचने का प्रयास किया गया, लेकिन अब अमेरिका ऐसे जीतेगा जैसे कभी ना जीता हो। इस बात पर उनका बड़ा जोर रहा। तो कुल मिलाकर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले ही भाषण से स्पष्ट कर दिया है कि किस तरीके से वो अपनी नीतियों पर अग्रेसिव रहेंगे। यहाँ उन्होंने पनामा का भी जिक्र कर दिया, और ये चीन को नहीं लेने देंगे। मैं आपको बता दूं कि जब हम आप बात कर रहे हैं तो अमेरिका में ऑलरेडी जितने अखबार हैं तमाम जगहों पर ये खबर बड़ी प्रमुखता से चली कि पनामा को लेकर डोनाल्ड ट्रंप क्या सोचते हैं और क्यों उन्हें ऐसा लगता है कि चीन इसे कब्जा लेगा। उन्होंने यहाँ पर गल्फ ऑफ मेक्सिको के नामकरण को भी गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया। ऐसी कई बातें अपने पहले ही भाषण में डोनाल्ड ट्रंप ने कह दी हैं, जो स्पष्ट तौर पर उनके मंतव्य को दर्शाता है।
जैसा हम पहले बातचीत भी कर रहे थे, उनके शपथ ग्रहण समारोह के पहले भी हम बात कर रहे थे और सभी मेहमानों ने इस बात को कहा था कि जिस तरह के वादे डोनाल्ड ट्रंप ने किए हैं, बेशक उनसे उम्मीद की जाएगी कि वो अपने इस कार्यकाल में कुछ ऐसे कड़े निर्णय लें, कुछ ऐसे काम करें जिसकी वजह से उन्हें याद किया जाए। 78 वर्षीय डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली है और 47वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेते हुए उन्होंने अपना एक लंबा भाषण दिया जो भावनात्मक भी था। इसमें उन्होंने बताया कि उनकी ये जीत कितनी महत्वपूर्ण रही, अलग अलग क्षेत्रों के वोटर्स का उन्होंने धन्यवाद किया। साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर अपनी पॉलिसीज़ और जो बातें उन्होंने कही थी उनके विषय में एक बार फिर जो चुनावी सभाओं के दौरान आमतौर पर वो बातें कहते रहे, उसको भी उन्होंने पुरजोर तरीके से रखा। यानी स्पष्ट संकेत था कि वो बातें सिर्फ चुनावी दावे और बातें नहीं थीं, वो अब भी उनके जहन में हैं और उन पर अब राष्ट्रपति बनने के बाद भी वो काम करते रहेंगे। यहाँ पर एलन मस्क भी मौजूद थे और जैसे ही मंगल पर जाने की बात डोनाल्ड ट्रंप ने कही, उसके बाद ज़ोरदार तालियों के साथ एलन मस्क की खुशी भी देखी जा सकती थी। तो बहुत सारी बातें हैं, मंगल से लेके मेक्सिको की सीमा से लेकर सिपाहियों को कहीं और भेजे जाने या उन पर किसी तरह के एक्सपेरिमेंट किए जाने की बात तक को उन्होंने उठाया है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत अहम बात जो कही है और बहुत अपने भाषण के शुरुआती दौर में उन्होंने बात कह दी थी, वो मैं मानता हूं कि एक चिंता का विषय हमेशा से अमेरिका में रही है। अनलॉफुल यूज ऑफ वेपन, यानी हथियारों का गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाना। हथियारों की खरीद और हथियारों को रखने को लेकर जिस तरह की उन्मुक्तता और स्वच्छंदता अमेरिका में देखी जाती है, उसको लेकर कई बार प्रश्न चिन्ह खड़े होते रहे हैं। कई बार स्कूलों में बंदूकें चलती रही हैं। अभी आज ही दुखद घटना हुई जब एक भारतीय छात्र को 26 वर्षीय रवि तेजा, जो हैदराबाद का रहने वाला था, उसकी हत्या कर दी गई एक गैस स्टेशन के पास। हालांकि आज अमेरिका में एक बड़ा दिन है, इसलिए ये खबर उतनी प्रमुखता से नहीं आई, लेकिन कहीं ना कहीं इशारों में अपने भाषण के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने हथियारों के बेजा इस्तेमाल के ऊपर भी टिप्पणी की है और इसको वो बंद करेंगे, ये बात कही है। अब देखना होगा कि उन्होंने ये जो बातें कही उनमें कितनी सख्ती आएगी। जिस अंदाज में उन्होंने इमीडिएट नेशनल इमरजेंसी मेक्सिको सीमा पर, सदर्न सीमा पर लागू करने की बात कही है, वो स्पष्ट संकेत है कि जो कुछ उन्होंने ठान रखा है उसके क्रियान्वयन में वो जरा भी देर नहीं करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप इस बात को भी जानते थे कि सिर्फ अमेरिकन ही नहीं, पूरी दुनिया उन्हें सुन रही है, चाहे वो चीन के राजनेता हों, चाहे वो रशिया के राजनेता हों, चाहे वो दुनिया में बैठे कोई भी राजनेता हों। उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदी के साथ साथ में वैश्विक स्तर पर अर्थव्यवस्था के आधार पर प्रतिद्वंदिता करने वाले कई देश भी हैं। उन सभी को कुछ ना कुछ संकेत और संदेश डोनाल्ड ट्रंप अपने भाषण के दौरान देते दिखाई दिए। ट्रंप का ये शपथ ग्रहण समारोह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि खुद ट्रंप इसे अपनी राजनीतिक वापसी मानते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात को माना अपने भाषण के दौरान कि वो राजनीतिक रूप से खत्म हो गए थे। ये बात सही भी है कि जब डोनाल्ड ट्रंप जो बाइडेन से अपना चुनाव हारे थे, उसके बाद ऐसा लग रहा था कि अब वो कभी राजनीति में वापसी नहीं कर पाएंगे। आमतौर पर अमेरिकी राजनीति में अभी जितने राष्ट्रपति यहाँ पर मौजूद हैं जिनको संबोधित भी कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, उनमें जॉर्ज बुश को मौके मिले दो बार, बिल क्लिंटन को 2 बार मौके मिले, बराक ओबामा को 2 बार मौके मिले, लेकिन इसके बाद जब डोनाल्ड ट्रंप आए तो उन्हें एक ही मौका मिल पाया और जो बाइडेन को मौका दे दिया गया। लेकिन यही बात जो बाइडेन के साथ भी हुई, क्योंकि अगला ही मौका फिर डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका की जनता ने दे दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट भी आप देख रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में जो गहरे रिश्ते और गर्मजोशी उनके रिश्तों में देखी जाती है वो पूरी दुनिया के सामने है। सभी जानते हैं कि 2 राजनेताओं की निजी दोस्ती 2 राष्ट्रों की मजबूत दोस्ती को भी दिखाती है। डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी मिले हैं तब पूरी दुनिया के सामने बहुत शानदार तस्वीरें आईं। ऐसे में जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति के 47वें राष्ट्रपति के तौर पर एक बार फिर शपथ ली तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया और डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति बनने के बाद बधाई दी है। उनकी अगुवाई में, उनके नेतृत्व में अमेरिका तरक्की करेगा, इस बात की शुभकामनाएं प्रेषित की हैं। उनका पूरा बधाई संदेश लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिका भी पहुंचे हैं। वॉशिंगटन डीसी में इस वक्त दुनिया के तमाम दिग्गज नेता मौजूद हैं। अमेरिका की तमाम बड़ी पर्सनैलिटीज़ मौजूद हैं, जिनमें खुद डोनाल्ड ट्रंप के कई राजनीतिक प्रतिद्वंदी भी हैं। आप लगातार देख रहे हैं जो बाइडेन,
जो कि अब निवर्तमान राष्ट्रपति हैं, वो भी यहाँ साथ में लगातार खड़े हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो अब अमेरिका के औपचारिक तौर पर राष्ट्रपति बन चुके हैं, राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण कर चुके हैं, उन्हें देख रहे हैं। खुशी का माहौल है। उनके भाषण के दौरान कई बार स्टैंडिंग ओवेशन उन्हें मिला और इसकी वजह ये थी कि कई ऐसी बातें जिन्होंने प्रभावित किया अमेरिका की जनता को और डोनाल्ड ट्रंप को ये ज़बरदस्त मैंडेट मिला, उसे उन्होंने एक बार फिर याद दिलाया और स्पष्ट तौर पर बताया कि वो इन वादों को भूले नहीं हैं, इन बातों को भूले नहीं हैं, इनको जल्द से जल्द पूरा करेंगे। तो राजेश सूर्यवंशी जी मेरे साथ लगातार बने हुए थे, निपुण आलम बयान जी भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं जो विदेशी मामलों के जानकार हैं। इन दोनों से हम बातचीत करेंगे। बहुत ही शानदार भाषण था, बहुत कुछ निकल कर आया। अपने मेहमानों से जो कि विदेशी मामलों के बहुत शानदार जानकार हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि उनका पिक क्या रहा, कौन सी बातें ऐसी हैं जो चौंका गई या सचमुच में अब एक बहुत कड़ा रुख देखने को मिलेगा। 78 वर्षीय डोनाल्ड ट्रंप इस बात को जानते हैं, एक बड़ा मौका अमेरिका की जनता ने उन्हें दिया है और वो इस मौके को चूकना नहीं चाहते। मेरे पास बहुत कुछ कहने को है, लेकिन मेरे साथ बहुत शानदार दो मेहमान मौजूद हैं, तो मैं उनसे जानना चाहूँगा उनके पिक क्या हैं। क्योंकि राजेश जी, मैं आपसे बात पहले से कर रहा था, हमने पहले भी थोड़ी सी बातचीत की थी और मुझे लगता है कि वो बातचीत बड़ी अच्छी इसलिए रही क्योंकि मैंने देखा कि वो काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिली यहाँ पर। उनके भाषण में भी हमने डोनाल्ड ट्रंप के भाषण में भी इन बातों को सुना। निपुण जी, आपका भी स्वागत करता हूँ। राजेश जी से मैं बातचीत कर रहा था तो पहले शुरुआत उनसे करता हूँ और फिर इसको आगे बढ़ाते हैं बातचीत को। तो राजेश जी, आपका पिक क्या रहा? मेक्सिको पर बहुत कड़ी टिप्पणियाँ उन्होंने की हैं, कई सारे चुनावी बातें जो थी उनको भाषण में एक बार फिर रखकर संकेत दिया है कि मैं भूला नहीं हूँ, यही मेरा एजेंडा है। पनामा को लेकर देखिए, चीन को घेरते हुए दिखाई दिए, यानी चीन पर उन्होंने एक इशारे में बहाना ढूंढ लिया कैसे टारगेट किया जाए। तो ओवरऑल आपके पिक क्या रहे हैं इस भाषण में? देखिए, अगर आप पूरे भाषण को समराइज करें तो इसके 3 पार्ट थे। पहले उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट करके एक स्वप्न दिखाया जो कैंपेन करके वो आए थे और इमीडिएटली उन्होंने डोमेस्टिक और इंटरनेशनल इश्यूज को बहुत सेंसिटिवली लोगों के बीच में रखा। कई इश्यूज पे स्टैंडिंग ओवेशन मिला, सपोर्ट मिला, उनके व्यूज और उनके टारगेट्स। और लास्ट में चीज बड़ी अच्छी जो मुझे दिखी वो है फास्ट एंड इफेक्टिव सॉल्यूशन का वादा। वो चाहे अनएम्प्लॉयमेंट का इशू हो, इमिग्रेशन इशू हो, पनामा इशू हो, चाइनीज फैक्टर को इनडायरेक्टली उन्होंने जिस तरह से काउंटर किया। तो ओवरऑल अगर पूरे भाषण को आप देखें तो मैं 3 डेकेड से जो यूएस पॉलिटिक्स को देख रहा हूँ एज अ इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ाने के भी दौरान, मैंने देखा तो बहुत से प्रेसिडेंट को है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप में एक अजीब सी बेचैनी भी है। कभी कभी वो भाषण देते वक्त उदास होते हैं। अगर आपने गौर किया हो तो वो कहीं कहीं सबकॉन्शियसली जो चैलेंजेस उनको पता है कि ये बोल तो मैं रहा हूँ लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा। और उन्होंने एक्सेप्ट किया कि यूएस के 250 ईयर्स की हिस्ट्री में इतने चैलेंजेस किसी प्रेसिडेंट को नहीं मिले जितने मुझे मिले। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम लोग पहले से बातचीत कर रहे थे कि इतना आसान नहीं होगा अमेरिका के लिए कोई भी स्टैंड लेना प्रो अगेंस्ट किसी भी कंट्री के लिए, क्योंकि अब अमेरिका के सामने जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है, वर्ल्ड सिनेरियो इतना आसान नहीं है कि अमेरिका अपनी पसंद से बात कर ले। और ये उसके स्टैंड में दिख रहा है, जैसे हम मिसयूज नहीं होंगे, हमारी सेना कहीं भी किसी के काम के लिए नहीं चली जाएगी। ये हम लोग पहले भी चर्चा कर रहे थे कि ये चीजें आसान नहीं है, बट हम तो आज के दिन केवल इतना ही कहेंगे क्योंकि जो एजेंडा 100 डेज का अभी तक निकल कर आ रहा है उसमें प्रायोरिटी में वो इंडो यूएस रिलेशन को रख रहे हैं और चाइना को साधने की कोशिश करेंगे। इतना आसान नहीं कि चाइना को भी वो इग्नोर कर देंगे। जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि मैं आपकी बात से कंप्लीटली एग्री करता हूँ। जी निपुण सर, एक बात ये भी है, जिस बेचैनी की बात राजेश जी कर रहे हैं, 78 साल के हैं डोनाल्ड ट्रंप। उन्होंने खुद कहा कि राजनीतिक तौर पर खत्म होने के बाद वापसी करने का मौका बहुत सौभाग्य का विषय है। उन्होंने अपने ऊपर हुए जो पेंसिल्वेनिया में उन पर हमला हुआ था उसका जिक्र किया कि भगवान ने मुझे बचा लिया, किसी बड़े काम के लिए बचाया था। तो एक बेचैनी है, कुछ कर गुजर जाना है, कुछ करके दिखाना है, इसलिए इमीडिएट उन्होंने वो बड़ी बड़ी बातें तो बोल दी जो बहुत प्रभावी लगे भी और इमीडिएट एक्शन भी दिखाएं। जिन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स की बात महमूद जी कर रहे थे, राजेश जी थे उस समय पर, वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का जिक्र भी उन्होंने अपने भाषण में कर दिया। यानी पहले से उन्होंने कई ऑर्डर्स भी तैयार कर रखे हैं। तो क्या कुछ करके दिखाने की एक बेचैनी, एक दबाव भी डोनाल्ड ट्रंप पर है? देखिए क्या होता है कि जब हम इलेक्शंस की बात निपुण जी जी
तो इलेक्शन में होता ये है कि कोई भी नेता है वो बड़े बड़े कमिटमेंट की बात करता है कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, और एक बड़े बड़े सपने जो है डोनाल्ड ट्रम्प ने दिखाया। लेकिन जैसे अभी मैं उनके भाषण को देख रहा हूँ, तो जिन ड्रीम्स को उन्होंने दिखाया था, जिन सपनों को उन्होंने दिखाया था, वो उसी को ही दोहराते हुए दिखाई दिए और कहा कि मैं उन सारे ड्रीम्स को जो मैंने देखा था वो सब पूरे करेंगे। चाहे वो इंटरनल पॉलिटिक्स की बात कर रहे हो, चाहे वो आपका एक्सटर्नल यानी कि इंटरनेशनल अफेयर्स की हम बात करें, उन सब बातों को उन्होंने जिक्र किया। हाँ, दो तीन चीजें जो भी वाकई में बड़ी शानदार थी, जिसको हम सोच रहे थे कि थोड़ा वो समय लेंगे, लेकिन जैसे उन्होंने कहा कि जो पूरे बॉर्डर पर यानी कि जो दक्षिण सीमा पर नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करना, ये कहा कि जो इमिग्रेशन को लेकर पॉलिसीज थी कि जो भी इलीगल माइग्रेशन था उसमें पकड़ो और छोड़ो, हम उस पर सख्त होंगे, उस पर हम बहुत बड़ी कार्रवाई करेंगे। और हम देखें जो आपका बॉर्डर वाला एरिया है, डोनाल्ड ट्रंप को उन्होंने भर भर कर वोट दिया है, तो जाहिर सी बात है डोनाल्ड ट्रंप उनको इस बात को करते हुए दिखाई देंगे। मैंने यहाँ पे देख रहा हूँ कि उनको प्रतिभा की बात उन्होंने कही कि जिस प्रकार का कि भाई मैं किसी भी तरह का जो एक रेसिज्म होता है उसको मैं रोकूंगा, ब्लैक पीपल्स की भी उन्होंने बातें की। तो यानी कि इंटरनल पॉलिटिक्स में जो प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर करने की बात की गई। दूसरा, जिस प्रकार का अगर कोई भी डिस्क्रिमिनेटरी व्यवहार है उसको मैं कंट्रोल करने की बात की। और डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो हम बात कर रहे हैं टैक्स की, टैरिफ की, उनको बढ़ाने की बात है। चुनाव के समय से कह रहे हैं कि मैं अमेरिका के लोगों का जीवन आसान करूंगा। वो कैसे करूंगा? चीजों को सस्ता भी करूंगा, बहुत सारी चीजें अपनी ओर से दूंगा भी। उसका पैसे की कमी कहां से पूरी करेंगे? हम वो टैरिफ लेंगे, टैक्स लेंगे। ये एक नई तरह का जो हम लोग देखते हैं ट्रेड वॉर रहा था 2017 से 20 के उनके टेन्योर में रहा, वो मुझे उनको देखने को मिलेगा दोबारा। लेकिन अब बात वही है कि अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने जिस प्रकार की बातें की हैं, तो हम देखें और सेरेमनी यानी कि आज से पहले ही दो तीन चीजें आपको बड़े चेंजेस दिखाई दिए। चाहे वो हम हिंडनबर्ग की बात करें, उसका बैन हो जाना, यानी उसका नाविक ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाना। हम फिर देखेंगे आपका जस्टिन ट्रूडो का पावर से चले जाना, इजराइल हमस वॉर का क्या रुक जाना, समझौता हो जाना, एक पीस यानी कि आपका कहीं ना कहीं एक तरफ से सीज फायर हो जाना। अब रशिया और यूक्रेन के वॉर को लेकर बात कर रहे हैं, तो मैं मान के चल रहा हूं कि तमाम तरह के जो उन्होंने चुनाव के कैंपेनिंग के दौरान बात की थी और बिल्कुल उस पर करेंगे, आगे काम करेंगे। पर चैलेंजिंग है, इसमें नो डाउट है। जैसे हम बात करें कि मुझे आज देख रहा था ग्रीनलैंड पर उन्होंने कोई बात नहीं बोली, जबकि ग्रीनलैंड उन्होंने एक बड़ा मुद्दा उठाया था कि हम ग्रीनलैंड को अपना 51वां स्टेट बनाएंगे, जी जी। उसको लेकर बात नहीं बोली। तो उसमें कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार से यूरोप से एक चैलेंज मिल रहा था, डेनमार्क की हम बात करें, कुछ देश ऐसे थे जो अमेरिका के साथ में खड़े होते दिख रहे थे, लेकिन कुछ ऐसे थे जो डेनमार्क के साथ खड़े होते दिख रहे थे। मुझे लगता है कि वहां पर कहीं ना कहीं सावधानी बढ़ती है। लेकिन पनामा का मुद्दा जरूर उन्होंने उठाया, और पनामा कहीं ना कहीं आप देखें अमेरिका के लिए बड़ा महत्वपूर्ण बनता है। मैक्सिको की जो खाड़ी है उसका नाम बदलने की बात कही, वो एक महत्वपूर्ण बात है। तो आप पनामा की बात अगर करते हैं और चीन का एक तरफ से देखते हैं कि चीन उस पर अगर कंट्रोल करने का प्रयास करता है, उसको अमेरिका चैलेंज करेगा, तो मुझे लग रहा है कि तमाम तरह का, चाहे वो स्ट्रेटेजिकली बात करें या हम लोग इकोनॉमिकली बात करें, तो कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप के निशाने पर चीन ही रहेंगे। ये उनके भाषण से आपको देखने को मिल रहा है। और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि पुतिन जी के साथ यानी कि आपका रशिया के साथ संबंध बेहतरी की उम्मीद है, संबंध बेहतर होंगे। लेकिन ये जरूर है, मैं ये देख रहा हूँ अमेरिका की राजनीति में कि नए इक्वेशंस को कहीं ना कहीं स्टेब्लिश करने का प्रयास किया जाएगा। और देखिए, आपको याद होगा कि प्रवीण जी हम बात करते हैं 2017 से 20 के बीच में डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कहा जाता था या देखा भी जाता था कि कई बार वो उस प्रकार की बातें रख देते थे सामने कि लोग एकदम आश्चर्यचकित, ये क्या बोल दिया, ये कैसे कर दिया। लेकिन होता क्या था कि उसकी वो एक बैक जैसा ना एक तरह से बैक चैनल जो डिप्लोमेसी है उसमें उनको बड़ा मास्टर माना गया। जैसे नॉर्थ कोरिया के साथ आप बात करें कि एकदम 2 साल तक जो माइक पोम्पियो समय हुआ करते थे, वो 2 साल तक गुप्त वहां पर दौरे करते रहे। मुझे लगता है कि इस प्रकार की सब चीजें इस बार डोनाल्ड ट्रंप के इसमें देखने को मिलेंगी। और देखिए, इस बार डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बहुत ही मंजे हुए पॉलिटिशियन की तरह है। 4 साल की सत्ता, 4 साल का वनवास। और जाहिर बात है कि ये दूसरी बार हो रहा है अमेरिका की पॉलिटिक्स में 1776 के बाद कि कोई प्रेसिडेंट चुनाव हारकर फिर दोबारा आपका चुनाव जीता हो। ट्रंप ने इसी बात को की कि 230 साल के बाद ऐसा 230 साल में ये दूसरी बार ये हुआ है। तो मुझे दिख रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप इसी बात को लेकर इमोशनल भी है, और जिस प्रकार से उनको मेजोरिटी मिली है, बहुमत मिला है, वेरी पावरफुल पर्सनैलिटी इन द अमेरिका नाउ डेज। और हम देखें कांग्रेस में भी हम देखें रिपब्लिकन का दबदबा है, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट जो वहां पर है वहां भी मोस्टली जो आपके जजेस हैं वो रिपब्लिकन पार्टी और खासतौर से डोनाल्ड ट्रंप के समय में क्या बनाए गए हैं।
तो चाहे आप एग्जीक्यूटिव बॉडी बात करें, लेजिस्लेचर की बात करें, जुडिशरी की बात करें, नो डाउट इस समय डोनाल्ड ट्रंप जो है बड़े पावरफुल हैं और मुझे लगता है कि उनको उस प्रकार के प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना। और दूसरा अपन अगर एडमिनिस्ट्रेशन को देखें, एडमिनिस्ट्रेशन उनका बड़ा शानदार, चाहे काश पटेल हो, हम बात करें आपका जितने भी हम देखते हैं कि आपका चाहे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हो, उनकी बात, रूबियो की बात करें, वोल्टोस की बात करें जो आपका एनएस से बनाए गए हैं, पाम बॉडी की बात करें, तो जितनी भी आप टीम को देखेंगे तो उनका जो पूरा एकदम अलाइनमेंट है डोनाल्ड ट्रंप के साथ, और एंटी चाइना, मतलब चाइना के अगेंस्ट बड़े अग्रेसिव रहते हैं सबके सब, उनके स्टेटमेंट देखें, इसके अलावा डीप स्टेट के अगेंस्ट देखें। लेकिन मैं एक बात देखता हूँ बड़ा इंटरेस्टिंग, इन सब के स्टेटमेंट जिनके मैंने आपको नाम लिए जो उनकी टीम में हैं, वो सब प्रो इंडिया और कहीं ना कहीं इंडो पैसिफिक जो स्ट्रैटेजी है उसको कहीं ना कहीं ज्यादा मजबूत कराने की बात है। और आप देखेंगे कल ही 21 जन को होगा क्या कि पहली मीटिंग आपकी क्वाड के साथ होगी, वहां पे जयशंकर जी हमारे गए, क्वाड की मीटिंग होगी, ग्रांड क्वाड मीटिंग भी अभी होनी है, डोनाल्ड ट्रंप खुद भारत आने वाले हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो वाकई में एक उत्साहित करने वाली भी हैं। लेकिन मैं थोड़ा टैरिफ को लेकर, टैक्सेस को लेकर, कि क्या वाकई में उस लपेटे में हमको भी लिया जाएगा, क्या हमारे साथ भी बढ़ाया जाएगा क्या? हालांकि आपने निपुण जी बहुत बहुत ब्यूटीफुली इसको समराइज किया है। मतलब लगभग मुझे लगता है सारे बिंदु जो उनके भाषण में आए वो बड़े व्यवस्थित तरीके से आपने बताया, और इसमें कई सवाल, जैसे भारत को लेकर मेरे जहन में सवाल चल रहा था। और ये बात सही है कि अमेरिका फर्स्ट जब डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं तो उसके बाद में उन्होंने फोकस सारा उन चीज़ों पर रखा जो लोकल्स को प्रभावित करे। तो उन्होंने बहुत अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को अभी अपने इस पहले भाषण में नहीं उठाया। लेकिन राजेश जी, एक बात जो अभी काफ़ी बातें निपुण जी ने कह दी और उन्होंने लगभग इसको समराइज किया, एक और इम्पॉर्टेंट बात थी जो इसमें रहती है, वो है इन्फ्लेशन को बहुत तेज़ी से नीचे लाने की बात। यानी महंगाई जो है वो इस समय कमर तोड़ रही है अमेरिका में लोगों की, और रैपिडली उसको लाएंगे, रैपिडली पर उनका बड़ा जोर था। तो ऐसी क्या जादू की छड़ी वो चलाएंगे, और क्या यहाँ पर आप वही भावनात्मक उनका भाषण देखते हैं, या आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है उनका गोल बहुत क्लियर है, स्ट्रैटेजी उनके पास है, बिजनेस की समझ उनके पास है, तो कुछ ना कुछ उन्होंने सोच रखा होगा कि कैसे इन्फ्लेशन को भी बहुत तेजी से नीचे लाना है? देखिए, निपुण जी को मैं बहुत क्लोजली जानता हूँ, बड़े अच्छे से जो अभी लास्ट लाइन बोली ना कि क्या हम भी उस लपेटे में आएंगे, तो वो टैरिफ कहाँ से, वो जिन कंट्रीज के साथ ट्रेड होगा वो टैरिफ से वो सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाएंगे, और अपने इन्फ्लेशन को कम करने के लिए उनके साथ और बहुत से चैलेंजेस हैं। अब ये देखने लायक इंटरेस्टिंग होगा। आई थिंक अगले 100 डेज में सारी चीजें क्लियर होती दिख जाएंगी, क्योंकि इस बार बहुत फास्ट सोल्यूशन का प्रॉमिस उन्होंने पहले दिया, इन्फ्लेशन उसमें से एक है। तो टैरिफ बढ़ा करके करने की बात है। देखिए, रातों रात कोई ऐसा तो नहीं एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का कोई फॉर्मूला हमें दिखता हो अमेरिकन इकोनॉमी में। मुझे लगता है टैरिफ एक चीज होगा, लेकिन ये बैकफायर भी कर सकता है, और इसलिए इतना आसान नहीं होगा कि टैरिफ एक जंप कर जाएगा। धीरे धीरे देखते हैं क्या वो कर सकते हैं इस मामले में। जी, ये भी बताएं राजेश जी कि अभी हम एक थोड़ा सा बातचीत कर रहे थे, हालांकि इसमें कोई इशारा नहीं मिला, एक अमेरिकन टैलेंट की उन्होंने बात की है। जब वो अमेरिकन टैलेंट की बात करते हैं तो एक बार क्या वो जो बहुत ही बहुचर्चित एक मुद्दा है कि डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहते कि बहुत ज़्यादा विदेशी माइग्रेट होकर यहाँ आए। वो मेक्सिको वाली बात बिल्कुल अलग है, कार्टेल पर वहाँ पर पकड़ बनाना, स्टैंडिंग ओवेशन भी उस पर मिला क्योंकि वो अपराध से भी जुड़ा हुआ है। लेकिन हम देखते हैं दुनिया भर में इतनी बड़ी आबादी है जो अमेरिका जाने के लिए बिल्कुल लालायित रहती है, कैसे तो मौका मिले, चाहे वो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हों, बिजनेस से जुड़े हुए लोग हों, तमाम लोग जाना चाहते हैं, उनके लिए सपनों की नगरी है अमेरिका। आपको कहीं इस भाषण में इशारा मिला जब वो अपने टैलेंट को नर्चर करने की बात करते हैं कि उनका फोकस इस पॉलिसी को लेकर कुछ रहेगा? देखिए, उनकी मजबूरी है, वो चाह करके भी प्रो अमेरिकन को बहुत आगे नहीं ले जा पाएंगे, क्योंकि जब आप, जिसको हम लोग बोलते हैं सस्टेनेबिलिटी, तो आप प्रमोशन दे सकते हैं, वर्क कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल वहां की इकोनॉमी अगर बढ़ानी है तो ये जो फॉरेन टैलेंट है उसको उन्हें कहीं ना कहीं से सपोर्ट सिस्टम में लेना पड़ेगा। और उन्होंने कह दिया कि हम ब्लैक के साथ किसी तरीके का भेदभाव नहीं करेंगे। एक स्टेटमेंट आया कि हम रंग भेद की जगह पे टैलेंट को प्राथमिकता देंगे। तो वो थोड़ा सा मैक्सिकन्स को लेकर के भी है, अफ्रीकन कम्युनिटी को लेकर के भी है, और इंडियंस को लेकर के कहीं कुछ भाषण में मुझे दिखा नहीं कि वो नेगेटिव बोल गए। मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल कम्युनिटी जो है वो इंडियन डायस्पोरा के लोग वहां काम करते हैं,
शो नहीं करेंगे, हो सकता है एग्रेसिवली शो नहीं करेंगे, लेकिन सपोर्ट सिस्टम बढ़ेगा। जैसी केमिस्ट्री मोदी जी के साथ उनकी है, मुझे ऐसा लगता है इंडियंस के लिए एक अच्छा समय आएगा। जी निपुण जी, इस पर मैं आपकी टिप्पणी भी चाहूंगा, क्योंकि आज जब से ट्रंप आए हैं, मतलब ट्रंप शपथ नहीं ले रहे थे, जीत कर आए थे, तब से इस पर चर्चा हो रही थी भारत और अमेरिका के संबंध और मजबूत होंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के संबंध बहुत मजबूत हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अपने देश को लेकर, अपने देश के हित की पॉलिसी को लेकर बहुत फर्म भी दिखाई देते हैं। हालांकि हित अहित ये तो एक अलग डिस्कशन का विषय हो जाएगा, क्योंकि जब टैलेंट जाता है तो टैलेंट अमेरिकी इकोनॉमी को ग्रोथ में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। आप ओवरऑल कैसे देखते हैं उनकी इस पॉलिसी को? बार बार जिससे इशारा मिलता है कि शायद विदेशी लोगों के अमेरिका आने को बहुत ज्यादा एनकरेज नहीं करना चाहते हैं। देखिए, उन्होंने अपने पूरे इलेक्शन में अभी जो बात हम भाषण में देखें तो योग्यता की बात कही, उन्होंने टैलेंट की बात कही। इनलीगल माइग्रेशन को लेकर वो बहुत ज्यादा सख्त हैं, लेकिन अगर उनको ये लगता है कि किसी भी कंट्री से का हमारे पास में अगर टैलेंट आता है और वो टैलेंट अमेरिका को बढ़ाने में मदद करेगा तो वो उसको रोकेंगे नहीं। मैं मानता हूं कि इंडियंस को लेकर इस प्रकार की क्रेडिटेबिलिटी सोसाइटी में है। आप एचआरडी की बात करें, अमेरिका की अगर एचआरडी की बात करें तो अप्रोक्स 40% डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट दे आर बिलोंग टू द इंडिया। ये वहां पर यानी कि इंडियन डायस्पोरा की एक इमेज है, एक कंडीशन है। और आप देखें कि जिस प्रकार से उनके एडमिनिस्ट्रेशन में चाहे रामास्वामी की बात हो, काश पटेल की बात हो, तुलसी गायकवाड़, हालांकि वो इंडियंस नहीं है लेकिन एक हिंदू से बिलोंग करती है, जिस प्रकार से अपने स्पीच में उन्होंने हिंदू मेजोरिटी की बात की, तो देखिए हिंदुओं की रक्षा की, डिफेंस की बात की, उनकी रक्षा करेंगे। तो मैं मान के चल रहा हूं कि वो एक इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी फोकस करेंगे, भारत के साथ नजदीकियां बढ़ाएंगे। ये जरूर है कि टैरिफ को लेकर, माइग्रेशन को लेकर, जो वीजा पॉलिसी है उसमें कुछ सख्तियां जरूर आएंगी। लेकिन बात इंटरेस्टिंग ये भी है कि क्या अमेरिका में इस प्रकार का टैलेंट है कि वो अमेरिका की पूरी इकोनॉमी को बूस्ट कर दे? देखिए, एक सच्चाई भी जाननी पड़ेगी हमको अमेरिका के बारे में। एक हमारी यूएनओ की संस्था है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, उसका एक डिपार्टमेंट है पॉपुलेशन डिपार्टमेंट। वो पॉपुलेशन डिपार्टमेंट ये कहता है कि अमेरिका की जो सोसाइटी है उसमें अगर हम बात करते हैं टैलेंट की या एक उस टैलेंट की बात करते हैं तो करीब 28% ऐसे लोग हैं जो वहां पर आपको इंटेलेक्चुअल देखने को मिलेंगे। बाकी सब बिजनेस माइंडेड तो हैं, तो वो बिजनेस माइंडेड क्या करते हैं, टैलेंट को लेते हैं दूसरे देशों से। ये जरूर है कि हमारा टैलेंट अगर वहां पर जाता है उनकी इकोनॉमी को बूस्ट करता है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये भी तो है ना कि वो कितना ज्यादा फॉरेक्स वहां से हमारे पास में भेजते हैं। और जब हम पीएम मोदी को देखते हैं, पीएम मोदी जो हमारा डायस्पोरा, दैट इज अ राष्ट्रदूत, वो नेशन का क्या एक मैसेंजर बनकर वहां पे घूम रहा है। और हम देखें बहुत सारे मौके पर वहां की पॉलिटिक्स की बात करें, वहां की इकोनॉमी की बात करें, तो वो इंडिया के लिए वहां पर लॉबिंग भी करते हैं। चाहे वो कश्मीर का मुद्दा था, मुझे अच्छे से याद है जब कुछ पाकिस्तानी जो वहां पर डायस्पोरा है वो प्रभावित करने का प्रयास कर रहा था, सेनेटर प्रस्ताव लाने वाले थे सेनेट के अंदर, लेकिन उन्होंने रोका। तो मैं ये देख रहा हूँ कि फिलहाल अगर हम देखें तो इकोनॉमी के मोर्चे पर, वीजा के ऊपर, लेकिन इंटरनेशनल रिलेशन में सबसे बड़ी बात होती है कि आपकी स्ट्रेटजिकल टाइज किस तरह ज्यादा है। तो आप प्रेजेंट हम देखेंगे जो स्ट्रेटजिकल टाइज हैं वो इंडिया के साथ ज्यादा बढ़ेंगे, इंडिया के साथ कोऑपरेशन आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। बहुत सारे एग्रीमेंट है, कोम कासा डील की हम बात करें, लेमोआ की बात करें, इस एग्रीमेंट थे वो डोनाल्ड ट्रंप ने उनको क्या क्या काफी स्ट्रॉन्ग किया, कुछ नए एग्रीमेंट्स किए, आगे भी वो एग्रीमेंट आपके बढ़ेंगे, ये देखने को एक बड़ा विषय। और भारत के साथ आज हम देखें बड़ी मार्केट है, चाहे वो डिफेंस सेक्टर में हम बात करें, अमेरिका को डिफेंस सेक्टर को भी भाई अपना जो वेपन्स को सेल करना है। फ्रांस, इजराइल जैसे देश जिस प्रकार से उस मार्केट को कंट्रोल करने, कैप्चर करने का प्रयास कर रहे हैं, तो अमेरिका उस क्षेत्र को छोड़ेगा नहीं। और इंडिया के साथ एक पीस माइंडेड लव के जो कंट्री है, यानी कि जो एक स्विंग स्टेट जिसको बोलता है अमेरिका, ग्लोबल स्विंग स्टेट, तो उसके साथ आगे बढ़ने में डेमोक्रेटिक सेटअप में अमेरिका को ज्यादा इश्यूज नहीं होंगे। और हम जैसे डीप स्टेट से लड़ाई भारत भी लड़ रहा है, डीप स्टेट से लड़ाई डोनाल्ड ट्रंप भी लड़ रहे हैं, उसमें भी आपको एक को मिलेगा। तो मैं कुल मिला के देख रहा हूं कि भारत के लिए सुखद है। बस ये है कि थोड़ा कि टैरिफ में किस प्रकार की कंडीशंस रहने वाली हैं, क्या दोबारा से फिर हार्ले डेविडसन जैसे मुद्दे आएंगे कि बाइक बड़ी महंगी करते हैं उसको सस्ता करो, उस प्रकार के इश्यूज जरूर। हाँ, ये मुद्दे हैं, लेकिन आपने अभी जो पॉइंट उठाया ना ये बड़ा महत्वपूर्ण है, और जो दर्शक हमें सुन रहे हैं ये समझना चाहिए कि भारत भी
भारत आज जिस तरह की शक्ति है वो किसी भी अन्य देश का मोहताज नहीं। बहुत अच्छे संबंध हमारे सबसे हैं। हम देखते हैं कि हम यूक्रेन से भी बात करते हैं, रशिया से भी बात करते हैं, दोनों देश हमारी तरफ उम्मीद की निगाह से देखते हैं। हमारे इजराइल से भी अच्छे संबंध होते हैं, हमारे फिलिस्तीन से भी अच्छे संबंध होते हैं, हम ईरान से भी अच्छे संबंध रखते हैं, हम अमेरिका से भी अच्छे संबंध रखते हैं। ये भारत की पॉलिसी है और ऐसा नहीं है कि भारत की आत्मीयता सिर्फ किसी एक देश से बनी हुई है। भारत की आवश्यकता वैश्विक स्तर पर तमाम बड़ी शक्तियां महसूस कर रही है, उसमें चीन भी शामिल है। चीन भी भारत से बहुत दूरियां नहीं रखना चाहता, इसलिए कई मामलों में 2 कदम पीछे हटता है, क्योंकि वो जानता है कि कुछ भी हो जाए दुनिया की अर्थव्यवस्था में उथल पुथल होती रहे, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था जिस रफ्तार को पकड़े हुए उस रफ्तार में वो गिरेगी नहीं, चाहे दुनिया की अर्थव्यवस्था के साथ कुछ होता रहे। और दूसरी बड़ी बात, युवा आबादी का यहां पर होना, भारत का जिस तरह से मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत पर जोर है, जिस तरह हम अपने एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने पर, एमएसएमईज को बढ़ावा देने पर जोर दे रहे हैं, उससे बात बहुत स्पष्ट है कि हमारी शक्ति जो है वो अन्य देशों के लिए भी काम की होगी। तो अमेरिका हमारे प्रति क्या सोचता है वो तो एक है ही महत्व का विषय, लेकिन भारत आज अमेरिका की भी आवश्यकता है, इस बात को भी ध्यान में रखना आवश्यक है। राजेश जी, बेशक चीन के बारे में इशारे पनामा का जिक्र करते, लेकिन कोई बहुत दोस्ताना बात नहीं है। बड़ी अच्छी अच्छी बातें, भावनात्मक बातों में अगर किसी एक को पिन पॉइंट किया है, थोड़ा सा चुभाया है, तो वो चीन ही है, भले ही इशारों में है। क्या चीन में एक, क्योंकि चीन बहुत जल्दी बौखला भी जाता है, बड़ी जल्दी परेशान भी होता है और लाजमी भी है डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद में। रशिया से बहुत मुमकिन है व्लादिमीर पुतिन के साथ ट्रंप के संबंध जो है वो अच्छे हो जाए, सभी पहले से सारे एनालिस्ट कहते रहे, लेकिन चीन के लिए परेशानी होगी। और चीन का स्टैंड क्या आपको लगता है आने वाले दिनों में उस पर भी नजर रहेगी सभी की? ऑफ कोर्स, इसमें कोई दो राय नहीं। देखिए, 2 दिन पहले ही इंडिया की स्पेस टेक्नोलॉजी की तारीफ चाइना ने की है। इंडिया के बहुत सारे वर्क में आपने जो कहा ना, वो बैकफुट जो दिखता है वो यूं नहीं दिख रहा है, वो डोनाल्ड ट्रंप के आने का भी एक इम्पैक्ट हम लोगों को दिखता है। पिछला जो रिजीम है डोनाल्ड ट्रंप साहब के काम करने का तरीका, जो पब्लिकली स्टेटमेंट देने का तरीका, आज जैसे आपने कहा कि पिंच किया उन्होंने, ये जो समझदार लोग हैं, बिना कहे जो लोग समझ जाते हैं वो इस बात को समझ सकते हैं। चाइना के साथ खुलकर विरोध करने की बात तो नहीं कही है, लेकिन कहीं ना कहीं घेरने के लिए, इंडिया को पुश करने की पॉलिसी पिछले 10 साल से आपको अमेरिकन पॉलिटिक्स में दिख रही होगी, चाहे प्रेसिडेंट कोई भी हो। क्योंकि थिंक टैंक इस बात को सोचता है कि अगर चाइना को कोई काउंटर कर सकता है, कंट्रोल में ला सकता है, अमेरिका किसको अपना प्राइम पार्टनर बना ले, तो वो इंडिया उसे दिखाई देता है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि चाइना अलर्ट भी है, इसलिए चाइना थोड़ा सा सॉफ्टली शो कर रहा है, लेकिन चाइना एक ऐसी कंट्री है, मेरा एक्सपीरियंस कहता है उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। जी राजेश जी, आपका मैं बहुत धन्यवाद करता हूं, आपने काफी समय हमें दिया, इसके लिए बहुत धन्यवाद। निपुण जी, एक आध दो सवाल मैं आपसे जरूर लेना चाहूंगा। निपुण जी, मुझे ये जरूर बताएं आप कि अभी जिस तरीके से चाइना के विषय में हम बात कर रहे थे, भारतीय इकोनॉमिक ग्रोथ में या भारत के एक्सपोर्ट को मजबूत करने में डोनाल्ड ट्रंप का आना कैसे मददगार हो सकता है? देखिए, मैं एक बार हमेशा बोलता रहा हूं कि अगर आप चाइना की ग्रोथ देखते हैं, जिसको हम चाइना बोलते हैं, चाइना ग्रोथ की, अगर आप 1960 से पहले आप बात करते हैं तो चीन की जो ग्रोथ थी वो हमारे जैसी ही थी। लेकिन जब 1970 में देखें कि अमेरिका और चीन के संबंध सुधरते हैं, उसके बाद एक जो इन्वेस्टमेंट का ग्रोथ जाता है किसकी ओर? चाइना की ओर। चाइना वहीं से क्या होता है, पुश करता है। तो मैं देखता हूं कि आज अमेरिका इस बात को जानता है, बहुत अच्छे से देखता है कि अगर हम भारत की शक्ति का विस्तार करेंगे तो शक्ति का इस्तेमाल पहला वो चीन के अगेंस्ट होगा, ना कि हमारे अगेंस्ट होगा। ये नहीं कि अमेरिका कोई हमारे को हित लेकर, या अमेरिका हमसे बहुत ज्यादा प्रभावित है, इंटरेस्टेड है। मैं हमेशा मानता हूं कि इंटरनेशनल रिलेशंस में एक बड़ी बात ये होती है कि आप किस प्रकार से दूसरे देश के साथ गिव एंड टेक करते हैं। तो यहाँ पर जो इंटरनेशनल रिलेशंस में इंडिया के पास एक बड़ा मार्केट है, इंडिया के पास यूथ पॉपुलेशन है, इंडिया अपनी पावर को क्या कर रहा है, स्ट्रॉन्ग कर रहा है। तो जो अमेरिका की इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी है, यानी कि चीन को काउंटर करने के लिए, अपने आप को हेजेमोनस रखने के लिए भारत के साथ वो अच्छे कोऑपरेशन करेगा। हमें याद है 2017-20 में जब इस प्रकार के, चाहे वो वीजा नॉर्म्स को लेकर बात हुई हो, टैरिफ को लेकर बात हुई हो, जब भारत ने कड़ा रुख अपनाया, तो वहां पर आप देखेंगे कि अमेरिका झुका। चाहे आपका ओबामा प्रशासन की हम बात करें, चाहे ट्रंप प्रशासन की बात करें, और चाहे हम बाइडेन प्रशासन की बात करें। बाइडेन के समय में हम देखें तो थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट रहे, लेकिन बहुत सारे मुद्दों आप देखेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप से पहले यानी कि बाइडेन साहब
काफी सारे मामलों में हमारे साथ खड़े दिखाई दिए। तो अमेरिका का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो कोई भी प्रेसिडेंट आए जाए, इंडिया का इंपॉर्टेंस तो बना रहेगा। ये जरूर है कि एक हम हमेशा मैं बोलता है उस चीज को लेकर जी, कि मैं एक अमेरिका छोटी सी को बात, मेरे सहयोगी आदित्य भी मौजूद है, उनसे बात करूं। उससे पहले छोटा मैं संक्षेप में जाना, इंडो पैसिफिक को लेकर इतना फोकस क्यों है अमेरिका का, और क्या इसमें सिर्फ चाइना वाला एंगल है या आप कुछ और भी इंपॉर्टेंट मानते हैं? उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए भी क्वाड या इंडो पैसिफिक का ये रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक तो स्ट्रैटेजिकल हम बात करेंगे कि अमेरिका का एक तो स्ट्रैटेजिकल आप देखेंगे पूरा पूरा कंट्रोल कि उसके जितने अलाइज हैं, चाहे जापान हो, कोरिया हो, फिलीपींस हो, जो आसियान कंट्रीज आपके हैं, उनके साथ आप देखेंगे। दूसरा क्या है कि जो इंडियन ओशन है, जिसका पैसिफिक ओशन से लिंक बैठता है, आज वर्ल्ड का 60% जो ट्रेड होता है वो वाया इंडियन ओशन होता है। और चाइना लगातार सप्लाई चेन और पूरा आपका जो ओशन लेन है, चाहे दक्षिण चीन सागर पे कंट्रोल करने की बात, और वर्ल्ड में राज वही करता है जिसका ओशन रूट्स के ऊपर, यानी कि जो सी रूट्स पे कंट्रोल होगा। तो अगर सी रूट्स पर कंट्रोल चाइना का होता है तो सीधा सीधा अमेरिका जापान के हाथ से पावर निकलती है, और इतना बड़ा जो ट्रेड रूट हो वो पावर वहां से छूटता है। दूसरा क्या, नए दावे चीन के करने से तो जो आपके ओशंस के जो रिसोर्सेज हैं वो सब आपके हाथ से छूटते हैं, अमेरिका के जो अलाइज हैं वो उसके हाथ से जाते हैं। और ये जो पूरा जंग, इसको मैं बोलता हूँ एक है जो नोमस को लेकर एक कॉन्फ्लिक्ट है जो अमेरिका चाइना में डायरेक्टली चल रहा है। तो अमेरिका उसमें एक बहुत बड़े फोकस करता है इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी में कि अगर कोई काउंटर कर सकता है तो जापान है, भारत है, लेकिन जापान एक मिलिटरी पावर नहीं है जी, भारत एक मिलिटरी पावर है। वो तो खुद अमेरिका एक तरह से अमेरिका के भरोसे ही चलने वाली पावर है। और आपके इस जवाब में मुझे लगता है पनामा कैनल को लेकर भी जो लोगों के जहन में बात आ रही होगी वो थोड़ा थोड़ा इससे भी समझ सकते हैं कि उसको लेकर ट्रंप जो है इतना फोकस्ड क्यों रहे हैं। आदित्य, भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है वो प्रधानमंत्री मोदी के ट्वीट से भी हम समझ सकते हैं। एस जयशंकर वहां पर मौजूद हैं, क्वाड का सम्मेलन होना है, फिर बहुत मुमकिन है कि ट्रंप की बहुत जल्दी भारत यात्रा भी हो जाए। तो कुल मिलाकर कैसे लिया जा रहा है भारत में इसको, और क्या उम्मीदें जागी हैं डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण के बाद? देखिए, बिल्कुल प्रवीण जी, डोनाल्ड ट्रंप का जैसे ही चुनाव जीते थे और ये था कि बिल्कुल तय हो गया था कि अब ये अमेरिका के अगले राष्ट्रपति बनेंगे, तो उसके बाद से एक जो पिछले 10 सालों का अगर हम बात करें, बराक ओबामा जब राष्ट्रपति हुआ करते थे अमेरिका के, उस समय हमारा जो कारोबार था अमेरिका के साथ में वो 61 अरब डॉलर का था। वो 10 सालों में बढ़ करके लगभग 2 गुना हो चुका है। और उम्मीद ऐसी जताई जा रही है कि 2027 तक, अगर 27 के आखिर तक हम 28 में प्रवेश करेंगे, तब ये 100 अरब डॉलर का जो व्यापार है ये 300 अरब डॉलर को भी क्रॉस करेगा। ऐसे आर्थिक मामलों के जो जानकार हैं, जो विशेषज्ञ हैं और जो विश्लेषण अभी तक हुए हैं, उनको लेकर के ये रिपोर्ट, इस तरह की रिपोर्टें सामने आई हैं। तो तय बात है कि जब हमारा 125 अरब डॉलर का कारोबार 300 अरब डॉलर को क्रॉस करेगा तो उसमें कहीं ना कहीं भारत अप रहेगा। भारत मतलब हम यहाँ से निर्यात ज़्यादा करेंगे, आयात कम करेंगे। तो ऐसे में अपर हैंड अगर हम रहेंगे तो स्वाभाविक है कि भारत की स्थिति समृद्ध होगी, अच्छी होगी। और जैसा हमारे गेस्ट बता रहे थे, विदेशी मामलों के जानकार, कि तय बात है कि भारत को इम्पोर्टेंस ज़्यादा ही देगा। देखिए, अगर हम ट्रंप के आने की बात करें तो 4 अगर फ़ायदों की बात करें तो उन 4 फ़ायदों में एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि चीन को लेकर के भारत और अमेरिका का रुख कमोबेश लगभग एक सा ही है। उस दिशा में अमेरिका भी चाहता है कि भारत अगर स्ट्रांग होगा तो तय बात है कि कहीं ना कहीं दबाव में चाइना भी आएगा। तो इस दृष्टि से देखें तो हमारे लिए ट्रंप का आना और मोदी की जो दोस्ती है, जिसका आपने भी जिक्र किया कि मोदी ने एक्स हैंडल पर तुरंत ही उसको एक्स हैंडल पर डाउनलोड किया हुआ है, बधाई दी है उनको। तो इससे संकेत साफ हैं। भले ही विदेश मंत्री वहाँ पहुँचे हों, खुद मोदी वहाँ नहीं पहुँचे हैं, लेकिन इस बात की भी संभावनाएं ज़्यादा हैं कि अगले ही कुछ महीनों में, 1-2 महीने के भीतर ट्रंप इंडिया आएंगे और जो एक दौर है अमेरिका और इंडिया का, ये और मजबूत होने वाला है। जी प्रवीण जी। निपुण जी, यूँ तो एक एक उनका जो बिंदु रहा, और मुझे लगता है कि जिस तरह टेलीप्रॉम्प्टर भी वहाँ था, तो ये था कि अचानक से इमोशनल भाषण ना होकर बहुत सारी बातें सोचकर उन्होंने बोली। जिस तरह उन्होंने रगड़ा अपने पूर्ववर्ती राष्ट्रपतियों को, वो भी एक देखने वाली बात थी कि वहां बैठाकर जमकर धो रहे थे कि आपने गर्त में ले गए, आपने विश्वासघात किया, जैसी बहुत सारी बातें वो बोल गए। लेकिन मैंने देखा मैक्सिको बॉर्डर को, सदर्न बॉर्डर को लेकर, और वो मैक्सिकन, उसका नाम भी बदल दिया उन्होंने, और गल्फ का नाम बदल के अमेरिकन गल्फ करने की बात कही। ये इतना फोकस क्यों था? क्या ये अमेरिका में इतनी बड़ी चिंता का विषय था, या वहां पर लोग इससे आजिज आ चुके थे जिसको भुनाने में कामयाब रहे चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप?
नहीं देखिए, जो इनलीगल माइग्रेशन वहां पे हो रहा है, इससे तो आप देखें जो बॉर्डर वाला इलाका पूरा है। अगर मैं उसमें बहुत सारे चुनाव में रिपोर्ट देखता था, मीडिया के बहुत सारे मैं चैनल्स को देखता था अमेरिका के भी, तो अमेरिका के लोग ये कहते थे इनलीगल माइग्रेशन से हम बहुत ज्यादा परेशान हैं। सेम वही पोजीशन है जो आप भारत में भी देख सकते हैं। इनलीगल माइग्रेशन होता है, वहां पे आके बस जाते हैं, वहां की जमीनों पे कब्जा होता है, वहां के रोजगार पे कब्जा होता है, और ये कहीं ना कहीं एक जो नेशनलिटी वाली फीलिंग होती है उसके अगेंस्ट आपको देखने को मिलता है। तो एक भारी अच्छा खासा वोट बैंक, खास तौर से आप देखें जो सदर्न वाला एरिया है अमेरिका का, वहां से आप देखेंगे कि अमेरिका को जितने स्टेट वहां पर हैं, डोनाल्ड ट्रंप को अच्छे खासे भर भर कर वोट दिए हैं लोगों ने। तो वोट देना दिखाता है कि लोगों में ये मुद्दा चला है, लोगों को कहीं इस मुद्दे से जुड़े हैं। रही बात आपका जैसे मैक्सिको खाड़ी को आपका अमेरिकन खाड़ी डिक्लेयर कर देना, इससे क्या हो रहा है, यानी कि अमेरिका का जो एक साम्राज्यवादी रवैया है कि यानी कि नए रिसोर्सेज पर, भाई जैसे चीन करता है दक्षिण चीन सागर, कि पूरा मेरे नाम पर है तो पूरा दक्षिण चीन सागर मेरा होगा। तो अमेरिका अगर मैक्सिको खाड़ी का नाम बदल देता है तो उसका मतलब ये होता है कि उस खाड़ी के ऊपर कंट्रोल करने का प्रयास अमेरिका करेगा। और पनामा पर जो दावा है, क्लेम है, देखिए पनामा, ग्रीनलैंड, ये वो एरियाज हैं जिनको अमेरिका किसी भी हालत में आज लेना चाहेगा। नए नए सी रूट्स खुल रहे हैं ग्रीनलैंड में, उसको लेकर कंट्रोल करना, नहीं तो रशिया और चाइना वहां पर कंट्रोल करेंगे। रिसोर्सेज की बात भी है, और पनामा किसी जमाने में अमेरिका का था, तो को बोला डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि कितने सस्ते में कितने सिंपल तरीके दे दिया गया था। देना भी चाहिए था, क्योंकि उसको देने से क्या होगा कि हमको पैसा देना पड़ता है पनामा को यूज करने के लिए। तो डोनाल्ड ट्रंप एक तरह से अल्ट्रा नेशनलिस्ट तरीके से आपको देखने को मिलेंगे। और टेली पोर्टर बिल्कुल सही बात है कि डोनाल्ड ट्रंप को थोड़ा सा इमोशनल हो जाते हैं। और मैंने कहा कि 4 साल सत्ता, 4 साल वनवास, और वनवास भी कैसा, क्या क्या नहीं हुआ उनके साथ। आप देखिए किस प्रकार का उन पर आपका गोली तक चली है, मतलब बाल बाल बचे हैं। इस बात को उन्होंने कहा भी, केसेस जिससे उनके ऊपर लगाए गए थे, तमाम तरह के केसेस, डीप स्टेट किस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट काम कर रहा था, तो पूरा 4 साल उन्होंने स्ट्रगल किया। उस स्ट्रगल के बाद वो पावर में आए हैं, तो इसलिए स्वाभाविक था कि इमोशनल हो सकते थे। उसको देखते हुए टेलीपोर्टर को यूज किया गया। तो कुल मिलाकर हम देखें, चाहे वो इंटरनल इश्यूज को लेकर, आपने बिल्कुल सही बात कहा कि चीन का जिक्र किए बगैर, नाम लिए बगैर, डायरेक्टली इनडायरेक्टली उन्होंने चीन को टारगेट किया। और हम मान के भी चल रहे हैं पहले से ही कि उनके जो टारगेट पर रहेगा वो चीन रहेगा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात देखिए, चीन के प्रेसिडेंट को उन्होंने बुलावा भी भेजा, वो आए नहीं, वो बात अलग है। टेलीफोनिक उनकी कन्वर्सेशन भी हुई, वो भी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ये डोनाल्ड ट्रंप की, ये कहते हैं, मैं इसको बोलता हूँ डिप्लोमेसी, यानी कि आपको साधना भी है चीन को, लेकिन दिखाना भी है कि हम आप संबंध सुधारना मुझे चाहते लगता हैं। है आपके तो आपके क्लेवर- साथ में जो अभी तक बातचीत हुई है, इसको कोई भी सुन ले तो अमेरिका में अभी डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज को बहुत अच्छे से, बड़े सरल शब्दों में वो समझ जाएगा कि डोनाल्ड ट्रंप क्या क्या चाहते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, और कितना भावनात्मक था, कितना प्रैक्टिकल है। ये बात सही है, डोनाल्ड ट्रंप ने वो कर दिया जो इतिहास में कोई, शायद जैसा आप खुद ही बता रहे थे कि एक बार ऐसा हुआ है 200 साल के इतिहास में जब डोनाल्ड ट्रंप जीत कर आ गए। कमाल का व्यक्तित्व है, एक कामयाब व्यवसायी रहे, व्यवसाय में नीचे गिरे फिर उठ गए, राजनीति में राजनीतिक करियर खत्म हो गया, दोबारा उठकर सामने आ गए, और यहां तो जान ही चली गई थी। और उन्होंने बड़ी बात कह दी कि भगवान ने मुझे बचाया है तो किसी बड़े काम के लिए बचाया है, और वो बड़ा काम मैं करके रहूंगा। ये डोनाल्ड ट्रंप का आज भाषण था। कई बड़ी बातें उन्होंने इस यहां पर कही हैं, और आने वाले दिनों में कुछ बड़े कदम वो उठाते दिखाई भी देंगे। निपुण जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां दी। आदित्य, आपका भी बहुत धन्यवाद।